अब हम देखेंगे सत्ता के प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में। आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो इसके अंतर्गत जो राजस्थान के जो सत्ता का जो प्रतिरोध है और सहयोग के अंदर हम देखेंगे इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में, जिसमें राव शेखा है जो जिनके नाम से शेखावटी अंचल बचा, हमीरदेव चौहान है जो रणथंभौर के महत्वपूर्ण शासक हुए, महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ से संबंधित थे, रावचंद्र सेन ये जोधपुर से संबंधित थे, बीकानेर के राय सिंह, सवाई जय सिंह जयपुर और अमर सिंह राठौड़ जो नागौर से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम देखेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये राव शेखा जी हैं। थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, आप देख लीजिए, ये राव शेखा जी है। सर्वप्रथम हम राव शेखा जी की बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए राव शेखा जी। तो महाराव शेखा का जन्म 24 सितंबर 1433 ईस्वी को हुआ था। ये कहाँ से हुआ था? नान गांव के अंदर हुआ था। इनके पिता मोकल और माता का नाम निर्वाण था। राव मोकल आमेर जयपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले नान के शासक थे। यही इनका जन्म हुआ था, यानी इनका कोई प्रारंभ से कोई स्वतंत्र राज्य नहीं था। इनके पिताजी जो जयपुर राज्य, जिससे आमेर के नाम से उस समय पहले प्रारंभ में जाना जाता था, वहीं से कोई संबंधित थे, उसी के अंतर्गत वहाँ की ये शासन चलाया करते थे। मतलब जैसे जागीरदार वगैरह होते वैसे उनके अंतर्गत, उनके सामंत की दृष्टि से वो शासन चलाया करते थे। 1445 ईस्वी में 12 वर्ष की उम्र में शेखा ने अपने पिता का उत्तरदायित्व संभाला। यानी जिस जागीर के ये शासक थे या जिस छोटे से रियासत कह सकते हैं उसके ये शासक थे, हालांकि स्वतंत्र नहीं थे, वहाँ के इनके पिता के बाद इन्होंने शासन चलाया, यानी वहाँ के ये क्या बन गए? सर्वे सर्वा बन गए थे। आमेर जयपुर के शासक उदयकरण ने शेखा को महाराव की उपाधि दी। बहुत ही महत्वपूर्ण इस चीज़ को ध्यान रखना कि आमेर के जो शासक थे उदयकरण, उन्होंने इसको योग्यता से प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के इन्हें महाराव की उपाधि प्रदान की थी। 16 वर्ष की उम्र में मुल्तान, सेवार और नगरचल के सांखला राजपूतों पर अचानक अधिकार करके आक्रमण करके विजय प्राप्त की, और इस तरीके से इन्होंने क्या किया था? अपनी जो योग्यता है उसका प्रमाण दिया था। शेखा का पहला सफल अभियान था, ये शेखा का पहला सफल अभियान था जो इस क्षेत्र के राजपूतों पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ से इनकी योग्यता का जो धीरे धीरे उभार, यहीं से शेखा का प्रारंभ हुआ था। 1473 ईस्वी से 1447 ईस्वी राव शेखा ने पन्नी पठानों की सहायता से नौब सिंह जाटू से दादरी और अन्य जाटू राजपूतों से भिवानी पर विजय प्राप्त की। अब देखो, ये पन्नी पठान कौन थे? कहा जाता है कि ये राव शेखा के समय में ये कोई तीर्थ यात्रा पर गुजरात की तरफ जा रहे थे, तो उस समय जब इनका पड़ाव राव शेखा का जो अधीनस्थ क्षेत्र था वहाँ था, तो राव शेखा ने इनको इसी अपने जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर इनको परमानेंट यानी हमेशा के लिए यहीं का बसा दिया था। तो इस तरीके से लोग इसके राव शेखा के सांप्रदायिक सौहार्द की भी बात करते और इनको अपनी सेना के अंदर भर्ती भी कर दिया था। उस समय इनके जो अन्य शासकों के साथ संघर्ष चल रहा था, इस संघर्ष की दृष्टि से इन्होंने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए भी पन्नी पठानों को यहीं से जयपुर से जो दिल्ली की साइड वाला क्षेत्र यहाँ पर इनको बसाया था। उसने इस्तर खान से हांसी हैदा खान कायमानी से हिसार को जीतकर, यानी हिसार फिरोजा का जो क्षेत्र है उसको अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया, यानी उत्तरी भारत की तरफ इन्होंने सीमाएं बढ़ाई थी। 1449 ईस्वी में आमेरसर, ये जयपुर से दिल्ली मार्ग की तरफ ही है, इसको आमेरसर को इन्होंने अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाई। जब वर्तमान में इसके खंडर हम देख सकते हैं, हालांकि इन खंडरों को देखकर हमें इस तरीके की जानकारी नहीं मिलती कि यहाँ कोई इस तरीके का वैभवशाली शासक रहा होगा, क्योंकि वो बहुत ही जो अभी दुर्गम ने खराब स्थिति के अंदर, और ऐसी वैभवशाली कोई वह इमारत भी हमें प्राप्त नहीं हुई है। आमेरसर में शेखा ने भगवान जगदीश का मंदिर बनवाया था, और कहा जाता है कि इस जगदीश का मंदिर और जो यहाँ एक महल था, इसके टांक रानी के बीच में आने के लिए बीच में एक सुरंग बनी हुई थी, ताकि रानी आकर के भगवान के यहाँ दर्शन कर सके। 1477 इसमें शिकारगढ़ का किला भी बनवाया था, जो उसकी सैन्य दृष्टि से बहुत भी महत्वपूर्ण था, और वहाँ अपने सैन्य ठिकाना वहीं ये रखा
करते थे। 1488 ईस्वी में रलावता गांव सीकर के अंदर है, रलावता नामक स्थान पर उनकी क्या होगी मृत्यु, जहाँ उनकी छतरी बनी हुई जो इस वीर योद्धा की आज भी याद दिलाती है। महाराव शेखा अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े और उसे जयपुर के कस्बा वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक कहा जाता है। शेखावत के नाम से इस शेखावटी क्षेत्र जिसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला इलाका आता है, इस शेखावटी के नाम से जाना जाता है। उनकी पत्नी थी गंगा कुमारी ने आमेरसर किले के मुहाने पर कल्याण जी का मंदिर, यानी जो जगदीश का मंदिर उसका निर्माण तो महाराज शेखा ने करवाया था, जबकि जो कल्याण जी का मंदिर उस मंदिर का निर्माण उसकी रानी थी गंगा कुमारी उसने करवाया था। अब देखो थोड़े इसके ये तो इसके बारे में हमने जो बेसिक थोड़े इनके किस्से के बारे में भी जानकारी बताते हैं कि आखिर शेखा को किस कारण जाना जाता है। तो शेखा को दो चीज़ों के कारण जाना जाता है, एक तो सांप्रदायिक स्वार्थ के लिए जिसके अनुसार इन्होंने जो पन्नी पठानों को ये मेवात वगैरह इस क्षेत्र के अंदर इन्होंने बसाया था। दूसरा ये स्त्री रक्षक थे, जो इनके आसपास के शासक थे गौड़ शासक थे, जिसमें से गौड़ शासक मुद्राज था। तो वहाँ से उसने अपने राज्य के अंदर एक मुनीदी कर दी थी कि जो भी मुख्य रूप से जो दिल्ली और जयपुर होते हुए महाराव शेखा के जो अमृतसर रास्ता आता था उसके बीच में उनका राज्य स्थित था, तो उन्होंने एक तालाब खुदवाना प्रारंभ किया था। तो जो तालाब खुदवाना जो प्रारंभ किया था उस रास्ते से जो भी राहगीर गुजरता था उस राहगीर को मजबूर किया जाता था उस तालाब में से मिट्टी डालने के लिए। उस समय कहा जाता कि एक राजपूत योद्धा अपनी पत्नी के साथ में वहां से गुजर रहा था, जिसमें उसके साथ में एक रथ चलाने वाला और समवे वो राजपूत एक घोड़े पर सवार था। तो वहां से जब वो गुजर रहे थे तो इसी जो गौड़ शासक ने उसे क्या किया था मजबूर किया था उसके लिए। तो उस राजपूत ने और उसके जो रथवान ने दोनों ने मिट्टी डाल दी थी, लेकिन उनके सैनिकों ने गौड़ सैनिकों ने मजबूर किया इस महिला को, राजपूत महिला को भी मिट्टी डालने के लिए। तो उस राजपूत युवक ने क्या किया, मजबूर करने वाले सैनिकों का सर काट दिया। तो इसके बाद में जो गौड़ सेना ने इकट्ठे होकर के उस राजपूत और उसके रथवान को मार डाला था। और उसका भी कहते हैं कि कुछ दुर्व्यवहार उस महिला के साथ में भी, जो राजपूत महिला थी उसके साथ में किया था। और वो राजपूत महिला अपने पति की जो चिता को आग दे करके उसकी मिट्टी लेकर के महाराव शेखा के पास आई और शेखा को अपनी आप बीती और अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार से बताया और इनका बदला लेने को कहा। तब महाराज शेखा ने इसका बदला लेने के लिए कहते हैं कि गौड़ों पर आक्रमण किया और गौड़ शासक मूलराज का कहते हैं कि सर काट करके ला करके अपने जो अमृतसर के किले के ऊपर लटका दिया था। इससे गौरों ने अपना बहुत ही बड़ा अपमान माना और वो सिर लाने की बहुत बार कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। बाद में सीकर के क्षेत्र में जो रलावता गांव में जहाँ ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे शेखा जी, वहीं बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था और उस युद्ध के अंदर बहुत सारे तीर राव शेखा को लगे थे। हालांकि शेखा के इस युद्ध में विजय हुई और शत्रु पक्ष के जो गौड़ नरेश को भी मार डाला था, लेकिन इस युद्ध में ये घायल होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो इस तरीके से इनको अपनी वीरता के कारण प्रसिद्ध माना जाता है। जो 24 गांव इसको प्रारंभ के अंदर मिले थे राज्य में, बाद में इन गांवों को विस्तार करके 360 गांवों के अंदर राज्य में व्याप्त कर दिया था। इस कारण ये अपनी ख्याति के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो नेक्स्ट फोटो आप देख रहे हो, ये आप सभी इसके बारे में तो जानते ही होंगे। ये हमीरदेव चौहान है जो कि रणथंभौर के शासक रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी आन बान शान के लिए प्रसिद्ध है। जैसे इनके बारे में कहा जाता है कि तिरिया तेल और हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो इसी कहावत के साथ में इसके बारे में भी कुछ अलग बातें हम देखेंगे और आपको ज़रूर ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे ताकि आपको इतिहास के प्रति समझ और रुचि भी पैदा हो। और बहुत अच्छी चीज़ें हैं ऐसी आपको जाननी भी चाहिए। हमीरदेव चौहान जो 1282 ईस्वी से लगाकर 1301 ईस्वी तक शासक रहे थे। बाघभट्ट के बाद उसका पुत्र जैत्र सिंह या जय सिम्हा शासक बना था। इनके दो नाम, कहीं जैत्र सिंह की भी नाम मिलता है, कहीं जय सिन्हा भी इनके बारे में नाम प्राप्त होता। तो हमीरदेव अपने पिता के राज्यकाल में यानी उनके जीवित रहते ही ये शासक बन गए थे। यानी जैत्र सिंह ने क्या किया था, अपने जीवन काल के अंदर ही हमीर को सिंहासन पर बिठा दिया था। हालांकि वो छोटे थे यानी बड़े नहीं थे। जैत्र सिंह ने अपने जीवन काल में अपने छोटे पुत्र हमीरदेव को उत्तराधिकारी नियुक्त करके 1282 में उसका राज्यारोहण किया था। यानी ये
तीसरी संतान थे जेतर सिंह की, और छोटे होते हुए भी योग्यता के बल पर जेतर सिंह ने अपने योग्य पुत्र को शासन की गद्दी पर बिठाया और खुद तीर्थ यात्रा पर चले गए थे, यानी इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। हमीर देव ने सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय की जो योद्धा होते हैं या जो भी वीर पुरुष होते हैं वो हमेशा ही दिग्विजय की नीति अपनाते हैं, यानी बहुत ही बड़े क्षेत्र पर विजय की नीति को दिग्विजय के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित किया था, करके मांडलगढ़ से कर वसूल किया था। ये भीमरस कहाँ के थे? ये मालवा के शासक थे, इनको पराजित किया, फिर मांडलगढ़ पर भी आक्रमण किया और वहां से भी कर वसूल करा। दक्षिण में परमार शासक जो भोज दिखते थे उन्हें पराजित करके उनकी राजधानी है धारा नगरी पर भी आक्रमण किया था, वहां अधिकार किया था। हालांकि बाद में कर वगैरह वसूल करके उनको छोड़ दिया था। उसके बाद चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, काठियापाड़, पुष्कर, चंपा, चंगा आदि जगह होता हुआ वापस रणथंभौर पहुंचा था। तो इस तरीके से कहा जाता है कि इसने कुल 16 युद्धों के जो इस समय लड़ लिए थे उसके अंदर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। रणथंभौर पहुंचकर विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने कोटी यजन यज्ञ का आयोजन करवाया था और हमीर ने 17 युद्ध लड़े, जिनमें से ये 16 में विजय हुआ था। प्रारंभ में कहा जाता है कि जो शुरुआत के इसने 2 युद्ध थे, पहला अभियान जैसे इसने किया था जो भीमरस का जो अर्जुन था उसके विरुद्ध, दूसरा जो मांडलगढ़ के विरुद्ध किया था। इसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया था। जबकि इन 16 युगों के बाद कोटि जन युग, ये क्या होता था? एक युगों की एक श्रृंखला थी जिसके अंतर्गत एक विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। तो इस समय ये इन युगों के अंदर रत हो गया और इधर खतरा इनके सर के ऊपर मंडराने लग गया था। तो दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर देव की बढ़ती हुई शक्ति को देखा और रणथंभौर की ओर क्या किया था? प्रस्थान किया था। 1290-91 के अंदर इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने झाइन से रणथंभौर की ओर बढ़कर दुर्ग की घेराबंदी की और काफी दिनों के प्रयत्न के बाद भी सुल्तान को सफलता नहीं मिलती। इस झाइन के किले को रणथंभौर की कुंजी भी कहा जाता है। तो घेरा उठाने का निर्णय किया, यानी 2 बार आक्रमण किया और 2 बार क्या हुआ? यह असफल रहा, इस किले पर अधिकार नहीं हुआ। तो इस कारण वो किले को चौहानों की जो हमीर देव चौहान की जो घेराबंदी, उनकी सैनिक तैयारी और इन सब से घबरा करके वो यहाँ से किला के चारों ओर से घेराबंदी उठाकर वापस दिल्ली की तरफ चल पड़ा। और इसने एक कथन कहा कि मैं ऐसे 10 किलो को भी एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता, जो उसकी असफलता को स्वयं सिद्ध करती है। बाद में जो मूंछ के ऊपर चावल रखते हैं जब किसी त्रुटि नहीं होने, वैसी बात ये करके चल पड़ा था। जलालुद्दीन खिलजी हमीर देव की मजबूत मोर्चाबंदी को नष्ट करने में असफल रहा और जून 1291 ईस्वी में सुल्तान रणथंभौर दुर्ग का घेरा उठाकर दिल्ली की ओर कूच कर दिया, यानी यहाँ से ये वापस दिल्ली की तरफ चल पड़ा था। ऐसे इसने 2 बार यहाँ आक्रमण के प्रयास किए, लेकिन दोनों ही बार ये क्या हुआ था? असफल हुआ था, ये सफल नहीं हुआ था। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या करके दिल्ली के सियासत, यानी 1290 ईस्वी के अंदर जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली के अंदर खिलजी वंश की स्थापना की थी। 6 वर्ष ये शासन कर पाया। उसके भतीजे ने धोखे से उसकी हत्या करके वो शासन बन गया। ये इसका सगा भतीजा भी था और इसका दामाद भी था। जलालुद्दीन खिलजी चौहानों की शक्ति को सहन नहीं कर सका और रणथंभौर जीतने की योजना बनाने लगा। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारण थे, काफ़ी सारे कारण थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण था अलाउद्दीन खिलजी की जो साम्राज्यवादी विस्तार नीति, उसी का ये नतीजा था। उसी समय उसे दुर्ग पर आक्रमण करने का बहाना मिल गया। हमीर महाकाव्य के अनुसार ये बहाना हमीर द्वारा अलाउद्दीन के बागी मंगोल मोहम्मद शाह को शरण देना। ये मंगोल कौन थे? जो जलालुद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के अंदर बसे हुए नव मुसलमान थे, यानी जो मंगोल थे, उन्होंने क्या किया था? मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। इस कारण इसे नवीन मुसलमान भी कहा जाता है। मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह और केहब्रू, तो याद रखना ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहम्मद शाह और केहब्रू ने लूट का माल लेकर के अलाउद्दीन की सेना से बगावत करके हमीर की शरण ली थी। अब देखो बात क्या हुई थी कि जब अलाउद्दीन की खिलजी की सेना गुजरात विजय के लिए गई थी, तो गुजरात और सोमनाथ मंदिर की लूट करके वहां से धन प्राप्त करके लौट के आ रही थी। तो जालोर वाले क्षेत्र के पास इस लूट के माल के बंटवारे को लेकर के इन नव मुसलमानों और जो बाकी उल्लूग खां आदि के नेतृत्व में जो भी सेना थी, उनके बीच में क्या हो गया था? विवाद हो गया था। इस विवाद में भयंकर झगड़ा हुआ, जिसमें इन मंगोलों का बड़ी क्रूरता के साथ दमन कर दिया। लेकिन उसमें से ये मोहम्मद शाह और केहब्रू भाग करके पहले जालोर आए और जालोर में जब स्थिति
सुरक्षित नहीं देखी तो फिर हमीरदेव चौहान के पास रणथंभौर चले आ गए, जहाँ हमीरदेव चौहान ने इन्हें शरण प्रदान की थी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इन विद्रोहियों को वापस मांगा तो हमीर ने अपने चरण में आए हुए व्यक्तियों को देने से इनकार कर लिया। यानी जो शरणागत की रक्षा का धर्म है, उस रक्षा की धर्म का पालन करने का इसने निश्चय किया। अलाउद्दीन ने क्रोधित होकर के रणथंभौर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। ये आदेश भी काफ़ी कई क्रम के अंदर होगा, जिसमें प्रारंभ के अंदर यहाँ 3 सेनापति आएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी के अंदर अल्लू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को रणथंभौर पर दुर्ग पर आक्रमण करना। यानी इस सेना के अंदर काफ़ी सारे सैनिक थे, जिसमें 3 मुख्य सेनापति ये थे, अल्लू खां, नुसरत खां और इसके साथ एक अलव खां भी था। इनके नेतृत्व में जो सेना यहाँ पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी। तो शाही सेना ने क्या किया था, दुर्ग के ऊपर तो अधिकार कर लिया था। कौन सा दुर्ग था ये? शाही सेना ने जो रणथंभौर के मार्ग की कुंजी कहलाने वाले झाइन पर आक्रमण किया। कुंजी किसे कहते हैं? यानी जिस भी दुर्ग के अंदर जाएंगे तो उसका एकमात्र रास्ता वहीं से होकर जाता, तो इसी कारण इसको कुंजी कहते हैं, क्योंकि जो एकमात्र रास्ता था वो इसी झाइन के दुर्ग से ही रणथंभौर दुर्ग की ओर बढ़ा जा सकता है। और जब तक झाइन के दुर्ग पर अधिकार नहीं होता तब तक रणथंभौर दुर्ग पर भी क्या है, अधिकार नहीं किया जा सकता। इस कारण इससे क्या कहा जाता है, इस दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तो इस प्रकार झाइन पर क्या हो गया, इनका अधिकार हो गया था। तो इस समय जब शत्रु सर के ऊपर खड़ा है, संकट मंडराने लग गया, उस समय हमीरदेव कोटिजन्य युद्ध को समाप्त करके मौन व्रत धारण किए हुए था। यानी उस समय भी इन्होंने युद्ध की तरफ ध्यान नहीं दिया था और उसने अपने 2 सैनिक अधिकारियों भीम सिंह और धर्म सिंह को शत्रु पर मुकाबला करने के लिए भेजा और दोनों ने अलाउद्दीन की सेना को बुरी तरीके से हरा दिया था। अब भीम सिंह और धर्म सिंह लूट का माल लेकर के वापस रणथंभौर दुर्ग की ओर लौट पड़े थे। तो देखो यहाँ थोड़ी बातों में कन्फ्यूजन है। जैसे राजस्थान बोर्ड की बुक से कक्षा 12 की जो इतिहास की बुक्स है, उस बुक्स और इस कक्षा 10 की बुक्स में थोड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें डिफरेंस है कि कक्षा 12 की बुक्स में लिखा है कि भीम सिंह और धर्म सिंह ने दोनों ने हरा दिया था, लेकिन बाद में धर्म सिंह तो लूट का माल लेकर रणथंभौर लौट पड़ा और भीम सिंह पीछे रह गया। और इसी समय जो अलव खां के नेतृत्व में जो मुसलमानों की सेना, उसने वापस एकटा होकर के इस भीम सिंह पर आक्रमण किया और भीम सिंह अपने कई साथियों से इस संघर्ष में मारा गया था। जबकि यहाँ कुछ अलग विवरण है। भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंभौर के दुर्ग के निकट पहुंचे तो उन्हें सूचना मिली कि शत्रु सेना ने पुनः आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है और भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंभौर भेजकर वापस शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए रवाना कर दिया था। और इस बार उल्लू खां ने, यहाँ उल्लू खां वहाँ अलग खां था, राजपूतों की सेना को परास्त कर दिया और भीम सिंह इसमें लड़ते हुए मारा गया। उल्लू खां रणथंभौर की ओर आगे नहीं बढ़कर के दिल्ली की तरफ लौट गया था। जबकि कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकारों द्वारा लिखित पुस्तक है जो ऑथेंटिक भी मानी जाती है, उनके अनुसार क्या था कि भीम सिंह जो अपनी विजय की खुशियां मना रहा था और इसी समय उल्लू खां ने जो शक्ति संग्रह करके पुनः भारी आक्रमण किया और जो हिंदू वाड़ का दर्रा था उसमें राजपूतों की सेना घिर गई थी और इस लड़ाई में भीम सिंह मारा गया और राजपूतों की पराजय हुई। तो इसमें इस बात का वर्णन किया गया कि इस समय भीम सिंह और धर्म सिंह के दोनों बनती नहीं थी। इस कारण धर्म सिंह ने भीम सिंह के साथ क्या की थी, दग्गेबाजी यानी गद्दारी की थी और इसी गद्दारी के कारण ही ये भीम सिंह इस संघर्ष के अंदर मारा गया था। और इस जो सारे षड्यंत्र का रचयिता कहा जाता है धर्म सिंह को ही माना जाता है और इसके कारण बाद में हमीर भी इस भीम सिंह को अपने धर्म सिंह को क्या करेगा, जो प्रधानमंत्री होगा उसके पद से हटाकर उसके भाई भोज को बनाएगा मंत्री। ये दोनों ही सगे भाई थे और इसके बाद जब दोनों भाइयों में बनी नहीं और धर्म सिंह वापस क्या करेगा, षड्यंत्र करेगा, षड्यंत्र करके भोज को हटा देगा और भोज इससे क्या हो जाएगा, अपने सम्मान को ठेच मानेगा और वो अलाउद्दीन खिलजी के चरण में चला जाएगा। तो इस तरीके से जो निरंतर जो घर के बेदियों की संख्या बढ़ जाएगी और कहा यह भी जाता घर का बेदी लंका डाय, वैसे ही इनके अपने ही लोगों ने इसके साथ दगा करेगा और इसी कारण ये पराजित होगा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना के साथ उल्लू खां और नुसरत खां को पुनः रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। यानी बार बार कई जो चरणों के अंदर इस पर आक्रमण हुआ था, एक बार नहीं 3-4 बार अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया, तब जाकर के सफल हुआ था। तो यहाँ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सेना ने रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी
कर उसकी प्राचीरों को तोड़ना शुरू किया। तभी दुर्ग से आए हुए एक गोले से नुसरत खां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। यानी एक संयोग बस यहाँ बहुत ही राजपूतों के लिए अच्छी बात बनी कि एक संयोग से एक पत्थर वहां से दुर्ग से गिरा, और कहीं गोला लिखा मिलता है, कहीं पत्थर लिखा मिलता है, कहीं कहा जाता है कि राजपूतों की सेना दुर्ग से बाहर लग करके इनके ऊपर आक्रमण किया था और उस समय इसका मृत्यु हुई थी। अब जो भी बात सही हो कि इस संघर्ष के अंदर जो नुसरत खां है वो मारा गया और इससे जो तुर्क सेना थी, तुर्क सेना के अंदर घबराहट फैल गई और इसी घबराहट के अंदर राजपूतों के हाथबाजी लगी और इस सेना को झाइन दुर्ग तक वापस पीछे खदेड़ दिया गया। यानी तुर्की सेना को पता चला तो तुर्की सेना क्या होने लगी, भागने लगी। ये देख उल्लू खां ने अपने भाई नुसरत खां को अलाउद्दीन खिलजी के पास नुसरत खां की मृत्यु और तथा सेना की वापसी का समाचार भेजकर और अधिक सेना का भेजने का अनुरोध किया। तो स्थिति की गंभीरता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी इस बार स्वयं एक विशाल सेना के साथ चल पड़ा, क्योंकि इससे अलाउद्दीन चौथी बार आएगा। इससे पहले 3 बार सेना भेजी जा चुकी थी और हर बार सेना असफल होती थी, हारती थी। तो इस कारण इस बार अलाउद्दीन खिलजी ने खुद ही इस आक्रमण को करने का फैसला किया, यानी खुद इसका नेतृत्व करने का फैसला किया। दुर्ग का घेरा डाल दिया गया और ये घेरा काफ़ी दिनों से चला, कई जगह 1 साल, कई जगह 3 साल तक इस घेरे का वर्णन मिलता है। और वर्षा ऋतु निकट आने लगी और दिल्ली और अवध में भयंकर विद्रोह हो गए और इधर पश्चिमोत्तर जो सीमांत प्रांत से वह मंगलों का भी आक्रमण होने लगा। तो इन सारी सूचनाएं जब सम्राट को मिलने लगी तो वो काफ़ी चिंतित हुआ। तो उसने अब इससे रणथंभौर के जो अभियान को जल्दी समेटना चाहा। अब जब वो सैनिक शक्ति से अपनी वीरता से नहीं कर रहा था तो सल कपट का सहारा लेकर रणथंभौर दुर्ग को विजय करने लगा। यहाँ राजपूत हमेशा यही रहे, इस मामले में राजपूत हमेशा ही सतर्क नहीं रहे और हमेशा ही ये शत्रु पक्ष के सल कपट का शिकार हुए हैं। अलाउद्दीन ने हमीर को संदेश भिजवाया कि वो उससे संधि करना चाहता है, क्योंकि जब तक दुर्ग से कोई व्यक्ति आएगा नहीं तो उसे तोड़ा कैसे जाएगा। तो इसके लिए इसने काफ़ी इससे प्रयत्न किया। हालांकि इससे पहले उल्लू खां ने मेलनसी को इसके साथ में एक संधि वार्ता का प्रस्ताव देकर के दुर्ग के अंदर भेजा था, जिसके अंतर्गत जो विद्रोही थे उन विद्रोहियों को या तो अलाउद्दीन को सौंपने या फिर उन्हें मौत के घाट उतारने तथा इसकी जो लड़की थी देवलदी उसका विवाह या उसे अपने अलाउद्दीन खिलजी को सौंपने का, इस तरीके की बातें इसके अंदर उल्लेख किया गया था। हालांकि देवलदी इसके लिए राज्य की रक्षा के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन जो हमीर था उसने अपने नीचे पर रहा कि वो कभी इस तरीके की संधि इनके साथ नहीं करेगा और शत्रु का सामना बड़े जोर से करेगा। तो इस समय देखो जब दोबारा वापस प्रस्ताव भिजवाया गया तो इस प्रस्ताव के अंदर ये दूसरी बार भेजा गया, जब अलाउद्दीन के आने के बाद भेजा गया, तब हमीर ने अपने 2 सेनापति रणमल और रतिपाल को संधि करने की। यहाँ देखो ये दोनों को नहीं भेजा गया था पहले, इस कहा जाता है कि रणमल को भेजा गया था जब इन्होंने बाहर जाकर के संधि की वार्ता की, तो दूसरे बाद रतिपाल को भी क्या कर लिया था, अपनी तरफ मिला लिया था। तो इस तरीके की जो बातें हैं ये बातें काफ़ी सिद्ध करती हैं कि आखिर किस तरीके से ये राजपूत लोग अपने ही लोगों द्वारा षड्यंत्र के कारण ही पराजित हुए। और आप देखोगे इनके साथ में बाद में कैसी इन जो विश्वासघाती लोगों के साथ दुर्गति होगी, जो जैसा करेगा वैसा ही इनके साथ भी होगा। जैसे कहा जाता है कि बोए पेट बबूल का तो अम्बुआ कहाँ से होए, वैसे इन्होंने गद्दारी की और गद्दारी का निर्णय भी इन्हें प्राप्त हुआ है। तो सुल्तान ने रणमल और रतिपाल को दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और दोनों सेना नायकों के विश्वासघात के कारण दुर्ग के गुप्त मार्ग का तुर्कों को पता चला और उसी गुप्त मार्ग से ये सेना दुर्ग के अंदर पहुंच गई थी। इसके अलावा इन जो विश्वासघाती इन सेना नायकों ने जो दुर्ग के अंदर जो खाद्य सामग्री और जो पानी के स्रोत थे उन स्रोतों के अंदर जो गाय का मांस मिलवा दिया था, हड्डियों के चूर्ण बढ़वा दिए थे, तो इससे जो खाद्य सामग्री है उसे दूषित करवा दिया था। तो इन सारी बातों के कारण यहाँ खाद्य सामग्री की बहुत ही ज़्यादा संकट हो गया और इतिहासकार यहाँ मानते हैं कि तुर्क सेना द्वारा 1 वर्ष से लंबी घेराबंदी का दुर्ग के अंदर भयंकर खाद्य सामग्री, वैसे खाद्य सामग्री कम थी और उसके अलावा इस खाद्य सामग्री को इन्होंने दूषित करवा दिया। तो इस स्थिति के अंदर जो खाने की मुख्य समस्या है वो यहाँ के दुर्ग रक्षकों के सामने खड़ी हो गई। ऐसी स्थिति में हमीर ने दुर्ग बंद करना उचित न समझकर आक्रमण करने का निश्चय किया और आक्रमण करने से पूर्व राजपूत स्त्रियों ने हमीर की रानी रंग देवी और पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जल जोहर किया और इसके बाद राजपूत सैनिकों ने केसरिया वस्त्र धारण करके जो दुर्ग के फाटक खोल दिए थे
और दोनों पक्षों में जमकर युद्ध हुआ, जिसमें से हमीर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया था। देखो जौहर के अंदर क्या होता है, जब संकट सामने खड़ा और विजय की कोई आशा नहीं होती है, तब स्त्रियां क्या करती हैं, अपने जो शरीर को अग्नि के अंदर समर्पित कर देती है या जल के अंदर जीवित समाधि ले लेती है। तो यहाँ जल जौहर किया था, पद्मला तालाब के अंदर ये कूद गई थी और वहाँ कूद करके अपनी मृत्यु को, जो वीरोचित मृत्यु होती है, उसको वर्ण किया था। और बाकी जगह जैसे अग्नि होती है, अग्नि की चिता जलाई जाती है और उसके अंदर से महिलाएं अपने शरीर को समर्पित कर देती है, ताकि उसका शरीर जो विधर्मियों के हाथ नहीं लगे। और राजपूत सैनिक जो होता है, मरने तक केसरिया साफा पहनकर मरने तक शत्रुओं से युद्ध करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ भी की गई थी। और इससे पहले यहाँ भी बहुत सारी बातें हुई थी, जिसके अंदर एक योजना बनाई गई थी। वो योजना बहुत ही उल्टी पड़ी। उस योजना के अंदर क्या कहा गया था, राजपूतों ने जो योजना बनाई थी उसके अंदर शत्रु पर आक्रमण करना था, और पीछे जो अंदर औरतें थीं, उन औरतों को अंदर एक बारूद बिछा करके, बारूद के ऊपर अच्छी चादर बिछा करके उसके ऊपर औरतों को बिठा दिया गया था। एक लंबा चौड़ा फर्श था और उसके ऊपर बिठा दिया गया था। और उन्हें कहा गया था कि जब अगर हमारी जीत हुई, हम के निर्णायक आक्रमण करेंगे, अगर हमारी जीत हुई तो पंचरंगी निशान की झंडियाँ आगे होगी, तो उससे आप बारूद में आग मत लगाना। अगर मुसलमानों की जीत हुई तो नीली झंडियाँ आगे को दिखाई देगी, और यदि नीली झंडी आगे को दिखाई दे तो आप इस बारूद में क्या करना, आग लगा देना। और देखो अब इस तरीके की बात यही हुई कि ईश्वर की कुदरत, इस बड़े भारी हमले में हमीर देव की फतेह यानी उसकी जीत हो गई। लेकिन राजपूत लोग पीछे जो किले की तरफ से लौटने लगे और गलती से मुसलमानों से जो छीनी गई नीली झंडियाँ थी वो आगे कर दी गई। अब यहाँ ये थोड़ी इनकी मिस हो गई, और इसी मिस के कारण जो बारूद के ढेर के ऊपर राजपूत महिलाओं को बिठाया गया था, किले की जो महिलाओं को, उन्होंने बारूद के अंदर आग लगा दी और इससे औरतें जलकर मर गई। और ये स्थिति देखकर अब हमीर देव ने जीतने में कोई फायदा नहीं देखा, यानी उसके मन में जो एक अंदर ही विद्वेष उत्पन्न हो गया। और इससे कहा जाता है कि वो फिर दोबारा अलाउद्दीन की फौज पर किले के फाटक खोलकर टूट पड़े थे, और इसी तरीके से वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब जो भी बात सत्य है, आखिर इस संघर्ष के अंदर राजपूत लोग मारे गए थे और अलाउद्दीन खिलजी का 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर पर अधिकार हो गया था। हमीर की विश्वासघाती सेना के नायक और रणमाल और रथिपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहते हुए, जो अपने स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रह सकते, वो भविष्य में स्वामी भक्ति की उनसे आशा कैसे की जाए। बहुत ही अच्छी बात थी, और यही बात थी जो होती है, और जो जैसी कहते हैं ना, जैसी करनी किया वैसी अपना फल पाया। तो इन दोनों को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, दुर्ग की दीवार के ऊपर चढ़ाया और उनसे कहलवाया कि बोलो आपको कितना क्षेत्र चाहिए। सबसे कहा तो दोनों ने हाथ से किया, मुझे रणमल ने कहा इस साइड वाला मुझे इतना क्षेत्र मेरा, और इसने रथिपाल ने कहा इस साइड वाला क्षेत्र मेरा। तो कहा जाता कि अलाउद्दीन खिलजी ने उसी समय दोनों को अपने जो व्यक्तियों के आदमियों के माध्यम से दोनों को धक्का लगवा दिया था, और दोनों दुर्ग की दीवार से नीचे गिर करके मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो जैसा उन्होंने चाहा वैसा इन्हें अपने स्वामी के साथ में इन्होंने दगा किया, और वैसी ही जो दुर्गति इनकी हुई थी। रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में एक विद्वान था, बहुत ही उस समय का विद्वान और लेखक और कवि भी था, अमीर खुसरो। तो इसने भी अपना जो ग्रंथ है अलाउद्दीन खिलजी के इस अभियान का वर्णन उसने अपनी एक पुस्तक है खजाइन उल फतूह में किया था। तो इसने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। जो जलालुद्दीन खिलजी है उसके जो रणथंभौर अभियान का वर्णन इसने अपनी पुस्तक थी मिफ्ताह उल फतूह में किया, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों का वर्णन इसने अपनी पुत्र खजाइन उल फतूह के अंदर किया था। हमीरहट के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध था, जिसने अपनी शरण में आए हुए व्यक्तियों को नहीं लौटाया, चाहे उसके लिए उसे अपने पूरे परिवार की ही बलि क्यों न देनी पड़ी। और हमीर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है, ये कवि ने ये दोहा लिखा था, बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है कि सिंह सवन चतपुरुष वसन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये दोहा आप सभी को बहुत ही बड़ी प्रेरणा देता होगा। इसका अर्थ भी अभी मैं बताऊंगा। इस दोहे को हम दोबारा रिपीट करेंगे। सिंह सवन सतपुरुष वसन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसका अर्थ क्या है? सिंह सवन यानी जो शेरनी होती है वो जंगल का राजा बनने वाले एक ही शिशु को जन्म देती है। फिर सतपुरुष वसन यानी जो सतपुरुष
होता है वो एक ही बार वचन देता, उसका दिया हुआ वचन बदला नहीं जा सका। कदली फलत एक बार, कदली मतलब जो केले का पौधा भी एक ही बार फलता वो दोबारा नहीं फलता है। वैसे तिरिया तेल, तिरिया किसे कहते हैं? स्त्री। तो स्त्री के सिर के ऊपर लग्नार्थ यानी जो विवाह का होता, विवाह के समय उसके सर पर एक बार ही तेल चढ़ाया जाता, फिर दोबारा उसके सर पर तेल को नहीं चढ़ाया जाता। तो इसी प्रकार हमीर हट चढ़े न दूजी पार। तो इसी तरीके से जो ऊपर की बातें आई, इसी प्रकार जो हमीर ने एक बार प्रण कर लिया, एक बार जो वचन दे दिया, वो वचन फिर कभी नहीं बदलेगा। हमीर ने अपने पिता जय सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो 32 खंभों की छतरी स्थित है, तो जेतर सिंह की 32 खंभों की छतरी जो यहाँ स्थित है, जहाँ न्याय की छतरी कहा जाता है, जहाँ बैठकर न्याय प्रदान किया जाता था। हमीर देव ने अपनी पुत्री पदमला के नाम पर पदमला तालाब बनाया था, जहाँ भी हमने ऊपर पढ़ा जल जोहर किया गया था। हमीर के दरबार में विजयादित्य या बीजादित्य, विजयादित्य भी मिलता है और बीजादित्य नामक कवि रहता था, जो इसका महत्वपूर्ण दरबारी विद्वान था। और हमीर की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर के जो चौहानों की शाखा समाप्त हो गई थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था ये चौहान शासकों में। इसके साथ ही जो विरोचित काल है चौहानों का वो समाप्त हो गया था और ये इसकी अंतिम जो शासक था इस वंश का। और इसी के साथ में यह चौहानों का क्या हो गया, शासन समाप्त। अब जब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे सामने है इस जो महापुरुष से या सेनानी से आप सभी परिचित होंगे और कोई परिचय के ये मोहताज भी नहीं है। ये है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और इसके जैसे अगर उस समय एक दो और शासक हुए होते तो शायद भारत का इतिहास ही बहुत ही अलग होता। और ऐसे महत्वपूर्ण शासक के बारे में हम देखेंगे जिनकी आन मान और शान के आगे जो मुगलों का यानी जो अकबर का संपूर्ण वैभव, उनकी सेना और उनके जो कहते हैं ना लश्कर था, वो लश्कर सारा ही फीका पड़ गया और इन्होंने अपना मान जो बढ़ाया था। इस महापुरुष के बारे में कई सारे कवियों और इतिहासकारों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, साहित्य के अंदर भी इनका वर्णन किया जाता है। कुछ एक दो पंक्तियां जैसे इनके बारे में कही जाती है कि मुँह लड्यो गणों मुँह सहो गणों में वाड़ी मान बचावण ने वो यही वीर था। और सबसे पहले हम मेवाड़ या चित्तौड़ के बारे में कुछ दो पंक्तियों के साथ में प्रारंभ करेंगे जो चित्तौड़ के गौरव से जुड़ी हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण कहावत भी इस क्षेत्र के अंदर पड़ती है कि भूख न मेटे मेड़ तो न मेटे नागौर, रजवड़ भूख अनोखड़ी मरिया मेटे चित्तौड़। हालांकि ये चित्तौड़ के लिए कहावत है, लेकिन ये संपूर्ण मेवाड़ क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण थी। और इसी कारण यहाँ के जो शासकों ने इसी प्रण को लेते हुए जो विदेशी शासक या कह सकते हैं जो अन्य बाहरी आक्रांता थे उनका दृढ़ कर मुकाबला किया था। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार यानी जो ईस्वी सन है वो है 9 मई 1540। आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जो ईस्वी सन से विक्रम संवत 57 वर्ष आगे चलता है। क्यों? क्योंकि विक्रम संवत की शुरुआत है जो 57 ईसा पूर्व हुई थी, यानी ईसा से पहले वाला। इस कारण अगर हमें विक्रम संवत ज्ञात करना है तो ईस्वी सन में 57 वर्ष जोड़ देंगे, और अगर हमें विक्रम संवत से ईस्वी संवत ज्ञात करना तो हम इसमें से 57 वर्ष क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। तो जो महाराणा प्रताप का जन्म है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल है और बादल महल के अंदर जो जूनी कचहरी है उस जूनी कचहरी के अंदर हुआ था। महाराणा प्रताप महाराणा उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र यानी सबसे बड़ा पुत्र था, यानी इसके पिताजी उदय सिंह थे और इसकी माता का नाम था जयवंताबाती, जो पाली के जो अखिराज सोनगरा चौहान थे उनकी पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ था, यानी इनका जो बचपन है यहीं ये बड़े पले पड़े थे। महाराणा प्रताप का विवाह 1757 में अजबत देव पंवार के साथ हुआ, जिनसे 16 मार्च 1559 ईस्वी को अमर सिंह का जन्म हुआ था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने इसके बारे में हम देखा। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र के थे तब उनके पिता उदय सिंह होली के दिन 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोकुंदा में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस समय देखो 1567-68 ईस्वी के बाद में जब चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो गया था, उसके बाद में उदय सिंह पहाड़ों के अंदर ही घुमा करते थे और
शत्रु पक्ष पर गुरिल्ला पद्धति से आक्रमण किया करते थे। तो ऐसी समय के अंदर जब वो गोकुदा के अंदर आया था तो वहाँ अचानक इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के समय इनके ज्येष्ठ पुत्र यानी महाराणा प्रताप उनके साथ थे। होली के दिन इनकी मृत्यु के होने के कारण बाद में जो होली का त्यौहार कहा जाता है कि वहाँ चित्तौड़ के राज परिवार में भी नहीं मनाया जाता। हालांकि बाद में उसका एक रास्ता भी निकाला गया था, इसकी जो हमारी भाषा में जो आँख कहते हैं उसको निकालने के लिए उदय सिंह ने गोकुंदा में ही दाह संस्कार किया गया। वहाँ गोकुंदा में इनका दाह संस्कार कर दिया। और यहाँ स्थित महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 ईस्वी को मेवाड़ के सामंत और प्रजा ने महाराणा प्रताप के रूप में उसका क्या किया था, राज तिलक किया था। महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगमाल को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्थ कर लिया था। अब देखो बात क्या थी, मैं थोड़ा आपको इसके बारे में हम देखेंगे ताकि ये बात आपको समझ में आए। जो उदय सिंह थी उसकी एक अन्य जो रानी थी वो धीर कंवर थी। तो धीर कंवर जो अपने भाटियों के जैसलमेर की भटियाणी रानी ये थी, तो इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रभावित थे, यानी इसका प्रभाव उदय सिंह के ऊपर ज़्यादा था। इस कारण इस भटियाणी रानी के प्रभाव से ही महाराणा उदय सिंह ने इस जो धीर कंवर था, धीर कंवर के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इस कारण उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल ने खुद को महाराणा घोषित कर दिया और ये अपने मेवाड़ के सिंहासन पर बैठ गए थे। लेकिन ये सारी बात यहाँ के सामंतों को नागवार, क्योंकि महाराणा प्रताप ज्येष्ठ पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते गद्दी पर उनका अधिकार था और वो सब तरीके से योग्य थे, जबकि जगमाल अयोग्य था और उसको राजकाज का भी कोई ज़्यादा उतना जानकारी या नॉलेज उसको नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जो मेवाड़ के जो वरिष्ठ सामंत थे, जिसमें अकेराज सोनगराब हैं, ग्वालियर के जो थे, इन सब ने मिल करके क्या किया था, जो भूतपूर्व महाराणा था उसके निर्णय को बदल करके महाराणा प्रताप को राज सिंहासन पर बिठाया था। यानी इसे राज में लौकिक क्रांति के नाम से जाना जाता। और जगमल यहाँ से कहाँ चला गया था, अकबर की शरण में चला गया। तो 1570 ईस्वी में अकबर नागौर दरबार, 3 नवंबर 1570 में अकबर ने नागौर में दरबार लगाया, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसमें कौन थे, जो जयपुर या कह सकते आमेर के कछुआ थे, बीकानेर के राठौड़ थे, और जोधपुर या मारवाड़ के राठौड़, और जैसलमेर के भाटी। इस तरीके से इन सब ने अकबर की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। और उसी समय जो रणथंभौर के जो सुरजनहाड़ा थे उन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो अकबर ने जो प्रताप को अधीनता स्वीकार करने यानी शांतिपूर्ण नीति के अंदर पहले बिना खून खराबे के इसको अधीन लाने के लिए 4 दल भेजे थे। 4 दल इन्होंने प्रयास किए थे। पहली बार जलाल खां कोर्ची, जो बहुत ही वाकपटु यानी बोलने में वाचाल व्यक्ति था, ये इस वाकपटु व्यक्ति को जलाल खां को नवंबर 1572 ईस्वी में प्रताप के पास में कहाँ भेजा था, मेवाड़ भेजा था। हालांकि ये अपनी इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो अपनी बात से आगे वाले कैसा भी व्यक्ति होता था उसको अपनी चतुराई और वाकपटु से की कला से उसको अपना बना लेता, यानी उससे अपनी बात मनवा लेता था। लेकिन ये इससे मनाने में असफल रहा था। देखो यहाँ नवंबर 1572 है और जो कक्षा आपके 12 की बुक्स है उसमें सितंबर 1572 यहाँ मिलता है। तो इस तिथि के बारे में थोड़ा आप ध्यान रखें। दूसरी बार जून 1573 ईस्वी में मान सिंह को, जो आमेर का शासक बाद में बना, हालांकि पहले वहाँ का युवराज था, प्रताप को समझाने के लिए भेजा। लेकिन ये भी अपने प्रयास में क्या, जब गुजरात अभियान से आ रहे थे तभी इन्हें आदेश दिया गया, लेकिन अपने अभियान में ये भी सफल नहीं हुए, यानी प्रताप को राजी नहीं कर पाए अकबर की अधीनता स्वीकार करने। और कहा जाता मान सिंह और अकबर के अपने महाराणा प्रताप के भोजन को लेकर यहाँ विवाद भी हो गया था, और जिससे ही कई इतिहासकार अपने जो प्रताप और अकबर के बीच संघर्ष के लिए उत्तरदायी मानते। और तीसरी बार जो आक्रमण किया गया था वो अक्टूबर 1573 के अंदर आमेर के जो शासक थे भगवान दास को भेजा गया। हालांकि ये आक्रमण नहीं था, ये समझाने के लिए भेजा गया था, लेकिन इस अभियान में ये भी सफल नहीं हुए थे। चौथी बार दिसंबर 1573 ईस्वी को टोडरमल को भेजा गया था, जिन्होंने टोडरमल जो बंदोबस्त या जब्ती बंदोबस्त या 10 साला पद्धति जो बाद में अकबर के काल में लगी है, अकबर के वित्त मंत्री, इनको भेजा गया। लेकिन ये चारों ही शिष्टमंडल क्या हुए, असफल रहे, यानी महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार कराने में सफल नहीं हुए थे। अब देखो इन चारों को आपको याद करना है तो ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हो। जैसे ट्रिक है जमा भट्टो, इस तरीके से आप याद कर सकते हो।
या इस तरीके से भी आ सकते हो, जलमान भग टोडर आया, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। या जमा भट्टो के नाम से भी 4 अक्षरों का पहला अक्षर, इस तरीके से आप रिंग के माध्यम से भी आप याद रख सकते। ज से जलाल खां, माँ से मान सिंह, ब से भगवंत दास और टो से टोडरमल। ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को जब समझाने में असफल रहे तो अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। और इधर जो मान सिंह की, जो मैंने पहले भी आपको बात बताई कि उनके भोजन के लेकर जो विवाद हुआ था, या मान सिंह ने युद्ध की धमकी भी दी थी, तो इस बात को लेकर निरंतर मान सिंह अकबर के ऊपर दबाव बना रहा था। बंदी बनाने की योजना अजमेर में स्थित किले में बनाई गई थी, यानी किले के अंदर जो बंदी बनाने की योजना और जो व्यू रचना वो अजमेर के किले के अंदर बनाई गई, जहाँ आज भी संग्रहालय, जहाँ अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया था। अंग्रेजों के समय का शस्त्रागार होने के कारण इसे किस किले के नाम से मैगजीन मतलब शस्त्रागार को ही कहा जाता, शस्त्रों को, तो इस कारण इसका नाम मैगजीन का दुर्ग कहा जाता है। अकबर ने मान सिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया। ये पहली बार हुआ जब किसी हिंदू को इतनी बड़े अभियान का जो नेतृत्व सौंपा गया था। और मान सिंह का जो सहयोगी है, वो सहयोगी किसको बनाया गया, आसफ खां को नियुक्त किया गया। आपको थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, अगर महाराणा प्रताप के बाद आप डिटेल से जानकारी लेना चाहते हैं तो कक्षा 12 के अंदर भी ये टॉपिक उसमें से ले सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर मेवाड़ से संबंधित वीडियो डाले हुए, उसके अंदर भी आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें विस्तृत रूप से महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया है। मान सिंह 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को साई सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ और उसने अपना पहला पड़ा मांडलगढ़ के अंदर डाला और 2 माह तक वो यहीं रहा। यानी यहाँ आपने जो सैन्य शक्ति में वृद्धि की, खाद्यान्न आदि की व्यवस्था की और शत्रु के बला बल के बारे में भी यहाँ जानकारी प्राप्त की, खुफिया सूचना एकत्रित की और आगे जो युद्ध की जो रणनीति है उसके बारे में भी यहाँ विचार विमर्श किया था। इसके बाद आगे नाथद्वारा में लगे हुए खमनौर के जो मोलेला गांव, उस मोलेला गांव के अंदर जाकर के अपना पड़ा डाला। ये मोलेला गांव वर्तमान में जो टेरिकोटा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ जाकर के। और उधर साई सेना के आगमन की सूचना पर महाराणा प्रताप को भी मिल गई। यानी महाराणा प्रताप भी इस क्षेत्र में लापरवाह नहीं थे, वो निरंतर स्थिति पर नजर रखे हुए थे। और जैसे उन्हें सूचना मिली तो महाराणा प्रताप ने भी गोकुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के मध्य हल्दी घाटी नामक तंग दरे में अपना पड़ाव, यानी जो लोसिंग गांव है, लोसिंग गांव में महाराणा प्रताप ने आकर के अपना जो शिविर स्थापित किया था। तो यहाँ दोनों ही, एक सेना मोलेला में, दूसरी लोसिंग गांव में, दोनों ही सेनाओं ने आमने सामने एक दूसरे की शक्ति को परखने का निश्चय किया था। यानी दोनों एक दूसरे की शक्ति को परखने लगे थे और यहाँ दोनों की कमी वगैरह इसके बारे में सारी जानकारी, रसद आदि, मोर्चेबंदी आदि की मजबूत व्यवस्था यहाँ से करने लगे थे। तो इस घाटी के एक ऐसी तंग घाटी थी जो हल्दी घाटी एक बार में एक आदमी ही प्रवेश कर सकता, इसलिए सैनिकों की कमी होते हुए भी महाराणा प्रताप के लिए मोर्चाबंदी के लिए सर्वोत्तम स्थान था, जहाँ महाराणा प्रताप के परिचित सैनिक आसानी से छिपकर आक्रमण कर सकते थे और वहीं मुगल सैनिक भटक कर मेवाड़ के जो सैनिकों से टकरा कर या भूखे प्यासे मरकर जीवन गंवा सकते थे। और यहीं पर प्रताप ने जो मुख्य रूप से पूंजा भील था, उसके नेतृत्व में भीलों की टुकड़ी भी पहाड़ों के ऊपर तैनात कर ली। भीड़ बड़े ही निशानेबाज हुआ करते थे। यानी यहाँ जो प्रताप की जो मोर्चाबंदी वो बहुत ही सुदृढ़ थी। और अंत में दोनों सेनाओं के बीच 18 जून 1576 को प्राप्त काल में युद्ध की भेरी बजी थी। यानी जैसे इस प्रताप को सूचना मिली कि जो मान सिंह है वो इस हल्दी घाटी के तरफ या रक्तलाई का मतलब उस तरफ जो बढ़ रहा है, तो यहीं इस तंग घाटी में दोनों का निश्चय किया। हालांकि जो महाराणा प्रताप के जो वृद्ध सेना राम शाह आदि थे, उन्होंने सलाह दी थी प्रताप को कि जो इस हल्दी घाटी के तंग रास्तों के अंदर युद्ध लड़ा जाए और हमारा पलड़ा यहाँ भारी रहेगा, यहाँ शत्रु सेना को अंदर आने दिया जाए और हम यहाँ घेर करके उसे मार डालेंगे। और ये उनकी बात भी न्यायिक थी और अच्छी भी थी। हालांकि जो युवा लोग थे प्रतापी सेना के अंदर, जो युवा सरदार थे, उन्होंने ये बात टिकने नहीं दी और कहा कि शत्रु का जो रक्तलाई का मैदान है, उस मैदान के जिसे हल्दी घाटी कहते हैं, उसके अंदर जाकर के सामना किया जाए और वहाँ शत्रु पक्ष को पराजित किया जाए। तो राजपूतों के जो मुगलों पर पहला बार इतना आक्रामक था कि मुगल सेना को चारों ओर जान बचाकर भागने लगे। तो प्रारंभिक जो झड़प इनकी थी इस ऊपरी भाग में हुई थी, जो घाटी के तंग रास्ते पर थी। इस कारण प्रताप का पलड़ा भारी था। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि युवा लोगों ने ये बात टिकने दी थी, तो अब प्रताप की सेना कहाँ पर आ गई, मैदानी भाग में आ गई। इस प्रथम शरण के युद्ध में हकीम कासूर का नेतृत्व सफल रहा था, जो अफगान था हकीम कासूर। यहाँ अकबर ने इसको तोड़ने का प्रयास भी किया था, हालांकि हकीम कासूर उसकी तरफ नहीं हुआ था।
इस युद्ध में जो मुगल इतिहासकार बदायूंनी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बदायूंनी भी उपस्थित था जो कि मुगल सेना के साथ था। वो समय भी इस युद्ध में भाग खड़ा हुआ। कहा जाता है कि लूणकर्ण के नेतृत्व के अंदर जो मुगल सेना भेड़ों के झुंड की तरफ काफ़ी पीछे भाग खड़ी हुई थी। इसी समय मुगलों की जो आरक्षित फौज का प्रभारी था मेथर का, उसने झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर सवें शाही सेना लेकर आ रहे हैं। बादशाह अकबर खुद है वो एक विशाल शाही सेना को लेकर आ रहे। तो इस बात से क्या हुआ, जो अकबर के सेवक की बात को सुनकर के मुगल सेना की हिम्मत बढ़ी और वो पुनः युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ी। अब देखो होता क्या था कि अपने भारतीय बहुत सारे जितने भी जो जैसे पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच संघर्ष हर युद्ध में, तो ये जो मुस्लिम जो शासक थे वो अपने पास में एक सुरक्षित सेना रखते थे जो उस समय प्रयोग में लेते थे जब शत्रु पक्ष बहुत ही थक जाता था। जबकि हमारे भारतीय शासक क्या करते थे, विशेषकर ये राजपूत, यानी जितनी सेना होती थी वो युद्ध के अंदर उतार देते थे। तो इन बातों को से क्या होता था, जो अंतिम समय के जो युद्ध की बाजी थी वो इनके हाथ नहीं लगती थी और प्रारंभ में विजयश्री हाथ लगने के बाद आखिर इन्हें पराजय ही प्राप्त होती थी। तो यहाँ से जैसे वो सेना आगे बढ़ी और राजपूत पहले मोर्चे को सफल होने के बाद बनास नदी के नीचे वाले मैदान जिसे रक्तताल कहते हैं या रक्त तलाई कहते हैं, वहाँ अब देखो है क्या, यहाँ दो क्षेत्र हैं, दोनों क्षेत्रों की पहाड़ियाँ हैं। एक तरफ है गोकुंदा की पहाड़ियाँ और एक तरफ है जो खमनोर की पहाड़ियाँ। दोनों के बीच की ये घाटी इसे रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है। देखो खमनोर राजसमंद के अंदर है और जो ये गोकुंदा है ये गोकुंदा उदयपुर के अंदर पड़ता है। तो गोकुंदा और जो ये खमनोर के बीच की घाटी के अंदर यहाँ पर ये इनके बीच में युद्ध लड़ा गया था। उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। क्यों? क्योंकि अब देखो उनका जो तोफखाना है, उनकी मुगल सेना के हाथी है, वो सेना अब मैदानों के अंदर उनका पलड़ा भारी रहा था, जबकि तंग घाटी में उनकी तोफखाना और हाथी का कोई वहाँ औचित्य नहीं था। तो इस समय जब प्रताप ने जैसे ही मानसिंह को सामने देखा तो प्रताप का खून खोल उठा और प्रताप ने अपने घोड़े चेत को जाकर के मानसिंह के ऊपर वार करने को कहा। तो वहाँ इसी संघर्ष के अंदर प्रताप, हालांकि मानसिंह हाथी के ओहदे में छुप करके बच गया था, लेकिन इसी संघर्ष के अंदर प्रताप घायल हो गए थे। तो प्रताप जब घायल हुए तो बड़ी सादड़ी के जो झाला मन्ना थे, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये याद रखना इसको, सेना को चीरते हुए राणा के पास पहुंचा और महाराणा से निवेदन किया कि आप राज चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाइए, यही मेवाड़ की भलाई, क्योंकि आप रहेंगे तो हम फिर सेना को इकट्ठा करके मुगलों को हरा सकेंगे और अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मेवाड़ का आगे शुभ चिंतक कोई नहीं है। और यहाँ स्थिति बहुत ही भयंकर थी क्योंकि प्रताप को चारों ओर से घेर रखा। इसी समय एक बहुत ही बलिष्ठ था इस सेना का, बहलोल खां नाम का एक व्यक्ति था, बहुत ही बलिष्ठ व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने महाराणा प्रताप पर तलवार से वार किया था। तो इस समय उसके वार का प्रताप ने ऐसा प्रतिकार किया कि उसके सर से लगाकर उसके घोड़े तक दोनों के दो फाड़ कर दिए थे। तो इस दृश्य को देख करके जो मुगल सेना वहां से भाग खड़े हुए और इसी दरमियान प्रताप ने झाला जो मन्ना इसको अपने राजकीय चित्र धारण करके वहां से बाहर निकल पाए थे। चेतक इस संघर्ष में जो मानसिंह के हाथी के जो छुंड के अंदर तलवार लगी थी, इससे चेतक का एक पैर कट गया था और चेतक घायल हो गया था। घायल होने की स्थिति देख करके राणा ने भी वैसा ही किया, राज चिन्ह के बदलते ही तलवारें, क्योंकि उस समय शासक का पहचान उसका राज चिन्ह नहीं हुआ करता, शासक की कोई पे कौन पहचानता। जैसे वर्तमान समय में तो जो आधुनिक तकनीकी का युग है, इस कारण हम जैसे मोदी को प्रत्यक्ष न देखते हुए भी हम जानते हैं, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप है, उसको हमने कभी देखा नहीं, नई बात कुछ, फिर भी हम उसको पहचानते क्योंकि हमने जो तकनीकी युग के अंदर उनको देखा है। जबकि उस समय ऐसा कुछ होता नहीं था, इस कारण शासक की पहचान सिर्फ उसका राजकीय चिन्ह होती थी। और जैसे राजकीय चिन्ह मन्ना के ऊपर पड़ा तो उन्होंने मन्ना को महाराणा प्रताप समझकर उस पर मुगल सैनिक टूट पड़े थे। झाला मन्ना इन सैकड़ों प्रहारों का भरपूर सामना करते हुए क्या हो गया, झाला मन्ना यहाँ वीर गति को प्राप्त हो गए थे। महाराणा प्रताप का जो स्वामी भक्त घोड़ा है वो बलीचा नामक गांव के अंदर शहीद हो गया, वहाँ छोटा नाला पार करते हुए परलोक को सिधार गया था। तो अब देखो हुआ क्या था, यहाँ से जब महाराणा प्रताप जब युद्ध के मैदान से जो बाहर निकले थे तो उस समय जो दो मुगल सैनिक थे उन्होंने इनसे देख लिया था
जिन्होंने महाराणा प्रताप का क्या किया था, पीछा किया था। जब महाराणा प्रताप का ये पीछा कर रहे थे तो आगे जब गए तो एक नाला आ गया। अब इधर महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक है वो घायल था और इधर आगे नाला देखकर जो मुगल सैनिक जो पीछा करे तो वो निश्चित हो गए कि अब इनका क्या करेंगे, हम वध करेंगे या फिर इन्हें जीवित या मुर्दा ले जा करके अकबर के सामने पेश करेंगे। लेकिन चेतक, जब प्रताप ने चेतक को कहा अब मेरी लाज तेरे ही ऊपर था, चेतक ने उस नाले को पार कर दिया था। और जब चेतक नाले को पार करते हुए अगले इलाके में गिरा तो फिर से वहाँ वो खड़ा नहीं हो सका था। फिर प्रताप ने चेतक का जो सर अपनी गोदी में लिया तो उसी समय चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए थे। जब इस तरीके का यह दृश्य प्रताप वहाँ से पलायन कर रहा था, उसके पीछे मुगल सैनिक दो पीछा कर रहे थे, ये सारी स्थिति हकीम का सूर जो प्रताप की सेना का सेनानायक था वो देख रहा था। और इस बार हकीम का सूर के सामने प्रताप का भाई शक्ति सिंह था, जो दोनों के बीच में प्रारंभ में एक सूर के शिकार को लेकर की मन मुटाव था और प्रताप के शासक बनने पर वो वहाँ से मुगल खेमे के अंदर चला गया था। तो हकीम का सूर ने शक्ति सिंह को दुत्कारा कि तेरे भाई के प्राण संकट के अंदर हैं और जा उसको बचा। तो इस तरीके से शक्ति सिंह वहाँ से आया, उसने दो मुगल सैनिकों का वध किया और वध करके वहाँ उस नाले के पास महाराणा प्रताप से उसकी भेंट हुई थी। और ये बलीचा गांव के अंदर ही चेतक की क्या बनी हुई समाधि बनी हुई है। कुछ इतिहासकारों ने इससे परिणाम विहीन अथवा अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी, लेकिन अनेक इतिहासकारों की मान्यता कि हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप पराजित हुआ था। ये बात बिल्कुल ही गलत है। वर्तमान में नवीन साक्ष्य, नवीन शोधों के माध्यम से ये सिद्ध हो चुका है कि इस युद्ध में प्रताप की विजय हुई थी। अगर अनिर्णित की बात लिखी फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ प्रताप पराजित तो बिल्कुल ही नहीं हुआ था। अब देखो, इसके पक्ष में मैं कुछ बातें कहूँगा ताकि आपके दिमाग में आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जबकि सभी बुक्स के देखो हमें जितना भी इतिहास अब तक गलत पढ़ाया गया और हमेशा ही हमारी स्थिति को कम करके आंका गया, क्योंकि हमारे जो इतिहास के मामले में लेखन में हम प्रारंभ से ही पिछड़े हुए थे। अधिकतर इतिहास या तो पहले फारसी लोगों ने लिखा, तो उन्होंने हमेशा अपनी कमजोरियों को, अपनी हार को छुपाया, सिर्फ अपनी विजय को दृष्टिगत किया और इतिहास को गलत तरीके से लिखा। और उनके बाद में जब अंग्रेज आए और कुछ भारतीयों ने भी उन कार्य में उनका सहयोग दिया, यानी अपनी जो भारतीय गौरव को उन्होंने कम करने का कार्य किया था। तो देखो, युद्ध के प्रथम चरण के अंदर प्रताप की विजय हुई थी, द्वितीय चरण में चलो हुआ, लेकिन इसमें जो अकबर की उद्देश्य था प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना, उसमें वो असफल हुआ। तो यहीं से सिद्ध होता है कि इसमें जो अकबर वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि प्रताप को वो न तो जिंदा पकड़ सका, न ही मुर्दा, और न ही प्रताप का वो राज्य छीन सका। और इसके बाद में मुगल सेना को पलायन करना पड़ा और मांडलगढ़ के अंदर आकर जो मुगल सेना थी वहाँ काफ़ी समय तक पड़ी रही। तो उसकी स्थिति एक कैदी की तरह हो गई। उन्होंने चारों तरफ पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारें बना दी और ताकि प्रताप का कोई घुड़सवार घोड़े से कूद कर भी अंदर नहीं आ सके। और वहाँ रसद आदि की जो सप्लाई थी प्रताप ने काट दी थी। और मुगल सेना की स्थिति ये हो गई थी कि अपनी सेना के जो हाथी घोड़े आदि काट करके वो खाने लगे थे। और बाद में बड़ी मुश्किल, जब अकबर उस साइड में आया था तो बड़ी मुश्किल से ये सेना वहाँ से निकल पाई थी। और प्रताप के विरुद्ध अकबर जो उस समय अजमेर में ठहरा हुआ तो वो खुद भी इस साइड में आया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। तो इन सारी बातों से ये सिद्ध होता है कि इस युद्ध में प्रताप पराजित तो नहीं हुआ था, या तो अनिर्णित कह सकते हैं, या जहाँ तक मानना इसमें प्रताप की विजय हुई थी। अब कुछ इस युद्ध का मैं दृश्य आपके सामने रखूंगा। ये वो दृश्य हैं जिसके अंदर महाराणा प्रताप अपना जो 80 किलो का ये भाला, इस भाले से वार कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए, इसके अंदर थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये प्रताप यहाँ से भाले से वार कर रहे हैं और यहाँ से वार किया तो वार ये सीधा इस महावत को लगा और महावत को लगते ये फिर हाथी के अंदर घुस गया ये वार, और इस ओहदे से टकरा करके। और इधर मान सिंह यहाँ पर ये देखिए आप, इस ओहदे के अंदर छुप करके इस वार को बचा गया था। तो हाथी को जब ये भाला लगा तो हाथी के जो ये आगे वाली सूंड है, इस सूंड के अंदर तलवार बंदी होती थी। वो तलवार से प्रताप का जो चेतक है, चेतक का पिछला पैर वो क्या हो गया, कट गया था। देखो, चेतक के भी आगे हाथी जैसी सूंड लगी हुई थी, ताकि इससे क्या हो, ऐसी युद्ध के अंदर रणनीति करते थे ताकि हाथी भी उसको देख करके क्या हो जाए, घबरा जाए। अब देखते हैं इस पराजय के लिए उत्तरदायी कारण। हाँ चलो, पराजय नहीं फिर भी अब देख लेते हैं, जब चैप्टर आया है तो इसके अंदर क्या कारण थे। और इससे पहले कुछ ये पराजय वाली बात आई तो कुछ और भी बात है
कि जो महाराणा प्रताप की जो महाराणा प्रताप ने युद्ध का जो तीसरा चरण था, तीसरे चरण के अंदर महाराणा प्रताप ने वापस युद्ध को पहाड़ों की ओर मोड़ा था। तो इस सेना का जो मेवाड़ी सेना जो पीछे हट रही थी, तो इसका मान सिंह ने, या कह सकते हैं अकबर की सेना ने पीछा नहीं किया था। तो इससे भी सिद्ध होता है अगर सेना विजय होती, उनका पलड़ा भारी होता, तो वो सेना का पीछा करती। और पीछा हमेशा ही मुस्लिम सेना ने, भारतीयों ने कोई पीछा नहीं किया। हाँ, विजय होने के बाद शत्रु की भागती सेना का, लेकिन ये मुस्लिम सेना हमेशा पीछा करती थी और उसे समूल नष्ट करती थी। तो इसका पीछा नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि प्रताप पहाड़ों में घात लगाए हुए और अचानक आक्रमण करेगा और हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो ये सारी बातें सिद्ध करती है कि इसमें प्रताप की हार तो नहीं हुई थी। फिर भी देखते हैं इन्होंने क्या कारण बताए हैं। प्रताप ने परंपरागत युद्ध शैली अपने, ये तो सही भी था और समय भी इतना था कि उनको अपनी सेना, अपने शस्त्रास्त्रों का आधुनिकीकरण उसे करने का मौका नहीं मिला था। प्रताप यदि घाटी और दर्रे के मध्य अपनी सेना को बिखेरता तो मात्र सेना की प्रतीक्षा करता, जिससे वह संकट क्षेत्र में घिरकर पराजित कर सकता। तो प्रारंभ का जो विजय थी, शुरुआत वो इसी कारण मिली थी। ये बात भी बिल्कुल सही थी और जो योग्य और अनुभवी थे उनका जो बात प्रताप को माननी चाहिए थी और जो बाकी जो युवा लोगों को भी समझाना चाहिए था। उसको पहाड़ी क्षेत्र के अंदर आता, जो जहाँ से मुगल सेना का जो बल है वो कम हो जाता, उनकी जो हस्ती सेना है, उनका तोफखाना है वो बेकार हो जाता और जो वहाँ सेना एक साथ लड़ नहीं पाती, इस कारण वहाँ प्रताप की स्थिति मजबूत होती। और यहाँ पूंजा के नेतृत्व में जो भील थे उनकी स्थिति भी बहुत ही मजबूत थी, जिन्होंने बाद में जब मांडलगढ़ के अंदर ये वापस जाकर के सेना रुकी हुई थी, उसकी सप्लाई काटने और उन्हें परेशान करने में मुख्य रूप से भीलों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो स्थिति यहाँ प्रताप के पक्ष में हो जाती थी। सेना नायक में प्रतिकूल परिस्थितियों में जिस धैर्य, संयम और योजना की आवश्यकता होनी चाहिए थी वो प्रताप में नहीं थी। बिल्कुल सही बात ये लिखी है। कैसे, इसकी बात को मैं थोड़ा आपको प्रमाण ऐसे करना चाहूँगा कि जैसे ही प्रताप ने अपनी सेना का थोड़ा सा देखा तो उसने जो मनोबल टूटते देखा तो खुद को युद्ध में उतारे। देखो, अकबर अजमेर में बैठा है, वो युद्ध में प्रत्यक्ष भाग नहीं ले रहा। तो प्रताप को भी सुरक्षित रूप से जो चंदावल भाग कहा जाता है, सेना के पीछे भाग लेकर के वहां रह करके अपनी सेना का नेतृत्व करना चाहिए था। युद्ध के अंदर खुद को नहीं उतारना चाहिए था। और जैसे उसकी दृष्टि मान सिंह पर बैठती तो प्रताप ने अपना धैर्य खो दिया। आप देखा न ताव, सीधा चेतक की एड़ी लगाई और जाकर के वहां पहुंच गया और वहां पर वार किया। और इस वार में अगर वो सफल होता तो बाजी अलग होती, लेकिन वहां जाकर के अपने और राज्य के लिए भी जो खतरा उसने उत्पन्न किया था। हालांकि वो उसमें बच जरूर गए थे, लेकिन इसमें कई सारे अपने जो वीर नायक थे उनको बलि देनी पड़ी थी। तो ये इसके धैर्य का भी इसमें अभाव था। मुगल सेना पहाड़ी क्षेत्र में और मेवाड़ सेना मैदान में लड़ने में ज़्यादा सक्षम नहीं थी। आप देखोगे मेवाड़ का क्षेत्र हमेशा पहाड़ी क्षेत्र है, पथरीला क्षेत्र है। और जैसे प्रताप थी वैसी बाद में मराठों में भी ऐसी, क्योंकि मराठों की सेना और प्रताप की सेना ये पहाड़ी क्षेत्र में लड़ने में कुशल थी, मैदानों का इन्हें अनुभव नहीं था। जबकि इससे उलट स्थिति मुगल सेना की थी, वो मैदानों में लड़ने की अभ्यस्त थी। उनके पास शस्त्रास्त्र आदि, उनकी व्यूहरचना आदि मैदानी भागों के अनुकूल थी, लेकिन पहाड़ी भागों में वो अभ्यस्त नहीं थी। इस कारण उन्हें पहाड़ी क्षेत्र में लाना चाहिए था। प्रताप की सेना उसका पीछा करते हुए बादशाह बाग के मैदान के अंदर पहुंच गई थी। तो यह भी बहुत ही बड़ी गलती थी। जो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव है उन्होंने इसे बादशाह बाग का वही युद्ध कहा था और इसके परिणाम प्रतिकूल इसी कारण रहे। अगर वो अंदर आने देता पहाड़ी क्षेत्र में तो बाजी जरूर प्रताप के हाथ लगती और विजयश्री का निर्णायक रूप से यहाँ उनकी विजय प्राप्त होती। प्रताप पहाड़ी क्षेत्र में हाथियों को काम में लेने का जो निर्णय वो सैन्य दृष्टि से उचित नहीं था। क्यों? क्योंकि हाथी यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में जो घुड़सवार सेना है या जो छुपे हुए तीरंदाज वही होती थी। युद्ध के अंतिम पड़ाव के अंदर प्रताप की हाथी सेना का मान सिंह के हाथी पर वार करना भी आत्मघाती सिद्ध हुआ। और यहीं से जो लूणा है, राम प्रसाद फिर बाद में उनके हाथ भी पड़ गया था। तो इस तरीके से ये इनके लिए खुद के लिए नुकसानदायक सिद्ध हुआ था। प्रताप ने अपनी दो सशक्त सैनिक टुकड़ियों को एक साथ युद्ध में झोंक दिया। तो निर्णायक दौर, जो पहले भी मैंने बात की थी, जो रिजर्व सेना नहीं रखी थी, जैसे
मुगलों ने मेहतर खां के नेतृत्व में एक रिजर्व दस्ता छोड़ रखा था, वैसे प्रताप ने नहीं रखा। अगर इसमें से एक टुकड़ी को अगर रिजर्व रखते हैं, जिस समय जो जून के अंदर गर्मी खूब थी, दोपहर का समय था, उस समय की स्थिति के अंदर जो निर्णायक रूप से इस दस्ते को उतारता, जब मुगल सेना थकी हुई होती थी, तब पलड़ा प्रताप का भारी रक्त रहता, लेकिन ऐसी कोई टुकड़ी उन्होंने नहीं रख छोड़ी थी। अब देखेंगे हल्दी घाटी के संघर्ष के बाद में प्रताप की क्या स्थिति रही थी। इसके बाद में जो प्रताप की स्थिति थी, हर बाजी, हालांकि कुछ समय तक प्रताप के संकट भी आए, लेकिन बाद में जो बाजी प्रताप के हाथ ही लगी थी। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मुगल सेना कुछ समय के लिए गोकुंदा में रही, लेकिन रसद आदि के अभाव के कारण सेना लौट गई थी, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया। प्रताप ने कुंभलगढ़ की अपनी नई राजधानी बनाया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद प्रताप ने किससे राजधानी बनाया था, तो कुंभलगढ़ को बनाया था, और नई छापामार युद्ध नीति को अपनाया। यानी जो प्रत्यक्ष युद्ध लड़ा, तो प्रत्यक्ष युद्ध का परिणाम प्रताप ने देख लिया, और प्रताप ने कहा कि अपनी ताकत कम है, अपनी सैन्य शक्ति इतनी नहीं है कि अकबर को पराजित करें प्रत्यक्ष युद्ध में। इसका जो छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध, उस पद्धति को अपनाया, और आगे जाकर के इससे मुगलों को बहुत ही परेशान किया और छकाया भी। अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सेना भेजी, यानी अकबर के बाद अकबर भी आया था, मैंने आपको बताया। इसके बाद में शाहबाज खां को 3 बार भेजा, 15 अक्टूबर 1577, 15 दिसंबर 1578 यानी 1 साल बाद, और मई 1580 को, और तीनों ही बार शाहबाज खां असफल होकर गया। हालांकि उसने कुछ क्षेत्रों को विजित किया, शाहबाज खान, जैसे कुंभलगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों को अधिकार। पहली बार कुंभलगढ़ पर किसी विदेशी या शत्रु पक्ष ने क्या किया था, अधिकार किया था। अकबर ने 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन विशेष सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि शेरपुर में इसकी ठहरी हुई सेना को क्या किया था, अमर सिंह ने जाकर के इसके परिवार को बंदी बना लिया था। और बाद में हालांकि प्रताप महिलाओं की बहुत ही इज्जत करते थे, सम्मान करते थे, इस कारण उन्हें वापस सौंपा था, और इस तरीके से ये क्या हो गया था, अब्दुल रहीम खान खाना असफल हो गया था और यहाँ से वापस लौट गया था। फिर 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध हुआ, और ये संघर्ष प्रताप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस संघर्ष के अंदर जो प्रताप का पुत्र था अमर सिंह ने शाही सेना पर धावे बोले, और क्या हुआ, इसमें विजयी हुआ था। यानी इस संघर्ष के अंदर जो यहाँ का जो दिवेर का जो मुगल थाना था, जो एक मुगलों के लिए क्या करता था, बैकअप, यानी जब भी मेवाड़ की तरफ अकबर के अभियान होते थे, तो उस समय रसद है, शस्त्रास्त्र आदि, उसके लिए सैन्य मदद आदि ये किया करता था। और यहाँ का जो प्रमुख व्यक्ति था वो अकबर का ही चाचा सुल्तान खां था। तो इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष के अंदर अमर सिंह ने क्या किया, ऐसा सुल्तान खां के ऊपर भाला मारा कि उसके सर को जो चीरते हुए उसके शरीर को उसके घोड़े सहित पार करते हुए एक बुत बना दिया। भाला जमीन के अंदर जाकर के गड़ गया। तो इस बुत की स्थिति से मुगल सेना घबरा गई और वहां से भाग खड़े हुए। आसपास के भी मुगल थानों के मुगल सैनिक भाग खड़े हुए। तो इस तरीके से ये जो दिवेर की विजय थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक विजय थी। इस विजय को कर्नल टॉड ने भी दृष्टिगत किया और उन्होंने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी थी। तो इस तरीके से इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी क्या हो गया था, प्रताप का अधिकार हो गया था। प्रताप की गतिविधियों को रोकने के लिए अकबर ने अंतिम अभियान के रूप में जगन्नाथ कस्वा को 1584 ईस्वी के अंदर इस अभियान के अंदर भेजा था। ये कौन था जगन्नाथ कस्वा? ये आमेर के राजा जो भारमल थे उनका छोटा पुत्र था। उसे अजमेर का सूबेदार बनाकर इधर मेवाड़ के क्षेत्र की तरफ भेजा, लेकिन मेवाड़ पर वो भी कोई ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, यानी जगन्नाथ कुछ नहीं कर पाया और मांडलगढ़ के अंदर ही उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। यहाँ 1885 नहीं है, 1585 है। यहाँ 1585 माने के बाद में अकबर ने उत्तर पश्चिमी सीमा में यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आक्रमण होने प्रारंभ हो गए थे। जो मंगोल आक्रमण थे बार बार हो रहे थे, इस कारण प्रताप की तरफ वो ध्यान यानी मेवाड़ की ओर वो ध्यान नहीं दे पाया था। इस कारण इस क्षेत्र में वो सेना नहीं भेज पाया था। और भी बहुत सारी कारण है जिसमें वो प्रताप के प्रति अब इतने सारे अभियान करने के बाद जब सफल नहीं हुआ था, अकबर को ये विश्वास हो गया कि अब महाराणा प्रताप को पकड़ पाना या उससे अपने प्रभु सत्ता स्वीकार करना एक कल्पना मात्र है, यानी इस तरीके की कोशिश करना ये क्या है, बेकार है। तो इस कारण भी उसने इस क्षेत्र में प्रताप की तरफ अभियान नहीं किए थे। 1585 से 1597 के मध्य यानी एक तरीके से अकबर ने प्रताप को फ्री छोड़ दिया था। तो इसका लाभ प्रताप ने उठाया और प्रताप ने चित्तौड़ और मांडल को छोड़ करके अन्य क्षेत्रों को मुगल प्रभाव से क्या करवा दिया, मुक्त करवा दिया। और अपने जो व्यक्ति थे उन्हें जागीरें भी प्रदान की और अपने जो स्थिति है चावंड जो राजधानी थी उसको सही तरीके से व्यवस्थित
किया था और काफ़ी निर्माण कार्य भी करवाए थे। अब क्या था, 19 जनवरी 1597 को प्रताप की क्या होगी, मृत्यु कैसे हो गई थी। प्रताप जो है वो धनुष की प्रत्याशा खींचने का प्रयास कर रहे थे। इसी समय क्या हो गया, धनुष टूट गया था और धनुष टूटने से उन्हें पेड़ों के ऊपर गहरी चोट पहुंची थी और इसी चोट के कारण उनकी क्या हो गई थी, बाद में मृत्यु होगी। प्रताप की जो मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा तो उसे बड़ा दुख हुआ और इस स्थिति का वर्णन अकबर के दरबार में उपस्थित दुर्सा अड्डा जो एक कवि थे उन्होंने इस पार किया। बहुत ही महत्वपूर्ण, आप इस दोहे को बार बार सुनिए और इससे भी आपको पता चलेगा कि आखिर विजय किसकी हुई थी। अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी, गेलो तराण जीती गयो 10 मूंद रसना उसी, निशांस मुख भरिया नैन छो मृत साहा प्रताप से। इसका अर्थ भी आगे दिया है कि राणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीभ दबाई, निश्वास से आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया, यानी कभी भी इसकी अधीनता नहीं स्वीकार की और अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया और वास्तव में तू सब तरीके से जीत गया। यानी जीत किसकी हुई थी, वास्तव में सब तरीके से महाराणा प्रताप की ही विजय हुई थी। कुछ इसके दोहे को मैं थोड़ा आगे भी सुनाऊंगा, यानी जो यहीं से प्रारंभ करूंगा। एक और दोहा इसने इसके बारे में लिखा था कि अस लेगो अणनाग पाग लेगो अणनामी, गो गाड़ा गवड़ाए जी को बहतो धुरवामी, नव रोजे न गयो नगो आस्था नवली, नगो झरोका हेठ जेठ दुनियान दहली। इसका भी अर्थ क्या है कि जिसने कभी अपने घोड़ों को साई सेना में भेजकर नहीं दगवाया, जिसने अपनी पगड़ी किसी के आगे नहीं झुकाई, जो सदा शत्रुओं के प्रति व्यंग्य भरी कविताएं गाता था, जो समस्त भारत के बाहर की गाड़ी को अपने बाएं कंधे से खींचने में समर्थ था, जो कभी नौरोज में नहीं गया, एक उत्सव था जिसमें नहीं गया, जो शाही डेरों में नहीं गया, जिस अकबर की झरोके की जो प्रतिष्ठा वो विश्व भर में व्याप्त थी वो उसके नीचे भी नहीं गया। ऐसा गहलोत यानी महाराणा प्रताप विजय के साथ अपनी मृत्यु के पास में चला गया था। तो विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को जो मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा है। तो इस तरीके से ये क्या है, मेवाड़ की थर्मोपली, ये जो यूनान के अंदर जो संघर्ष हुआ था, जो यूनान के नगर राज्यों और फारस की सेना के बीच में हुआ था, इस संघर्ष के अंदर जो इनकी निर्णायक विजय हुई थी। इसके बाद जो दिवेर को मेवाड़ का मैराथन था, तो इस मेवाड़ के मैराथन में केवल जो यूनान में 2 राज्य थे, एथेंस और स्पार्टा, जिसमें वापस फारस का जब आक्रमण हुआ था तो अकेले एथेंस ने फारस की विशाल सेना को इसमें पराजित किया था, जिसमें फारस की सेना में असंख्य सैनिक थे, जबकि जो यूनानी सेना थी उसके अंदर कम सैनिक होते हुए भी विजय प्राप्त की थी। तो वैसे यहाँ पर भी हुआ प्रताप के साथ, इस कारण कर्नल जेम्स टोड ने ऐसी संज्ञा दी। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है राव चंद्रसेन। तो अब हम देखेंगे मारवाड़ के प्रताप के बारे में, यानी राव चंद्रसेन, जिसे मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, भूला बिसरा राजा आदि विभिन्न उपाधियों के नाम से जाना जाता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। यानी जो प्रताप से पहले अकबर से जो संघर्ष की शुरुआत है वो शुरुआत राव चंद्रसेन ने ही की थी। तो राव चंद्रसेन का जो जन्म है वो 16 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ था। ये मालदेव की जो झाला रानी थी स्वरूप देव का पुत्र था, यानी बड़ा पुत्र नहीं था, ये छोटा 3 नंबर का ये पुत्र था। स्वरूप देव ने मालदेव से कहकर, यानी स्वरूप देव का इस समय ज़्यादा प्रभाव था मालदेव के, इससे कहकर चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज घोषित कर दिया था। और इससे क्या हुआ, जब मालदेव की मृत्यु हुई तब 31 दिसंबर 1562 ईस्वी में चंद्रसेन अपने भाइयों से छोटा होते हुए भी मारवाड़ का शासक बन गए। इससे पहले हम थोड़ी एक ये समाधि देख लेते हैं महाराणा प्रताप की, जो बारडोली चावंड के अंदर स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। ये वीर शिरोमणि की आज भी याद दिलाती है। कभी इस क्षेत्र में घूमने जाओ तो इस क्षेत्र में जाना जरूर। ये चावंड के अंदर जो बारडोली है वहाँ पर बनी हुई है, जो उदयपुर के अंदर ही पड़ता है। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो इसी कारण जो राव चंद्रसेन के वो दोनों भाई नाराज हो गए थे।
तो जो बड़ा भाई था अकबर, अपने बड़ा भाई था राम ने जाकर के अकबर की शरण की और शाही प्रार्थना की थी। देखो थोड़ा इससे पहले की बात थी, ये तो बात चलो बाद की है। अब इसके देखो सबसे बड़ा पुत्र था मालदेव के राम, उसके बाद दूसरे नंबर पर था उदय सिंह और फिर इनका नंबर इसके बाद। तो इसके 3 पुत्र थे, राम, उदय सिंह और रायमल। अब ये तीनों ही चंद्रसेन को जो शासक बनाने से बहुत ही क्रोधित थे और इस कारण इन तीनों ने मिलकर चंद्रसेन के विरोधी कार्य किए और उसमें से आस पड़ोस के क्षेत्रों में इन तीनों ही भाइयों ने उपद्रव किया था और उदय सिंह और राव चंद्रसेन के बीच में भी काफी संघर्ष हुआ था। हालांकि इन सभी संघर्षों के अंदर उदय सिंह क्या हो गया था, पराजित हुआ है। तो राम तो पहले अकबर की शरण में गए और शाही सहायता की प्रार्थना की और अकबर इसी समय यानी अकबर मारवाड़ को लाने के लिए ही प्रयास में था और इसी उद्देश्य से अकबर ने जो 3 नवंबर 1570 में नागौर का दरबार मारवाड़ की स्थिति जानने के लिए ही लगाया था और राजपूतों की नब्ज टटोलने के लिए ही वो इस क्षेत्र में आया हुआ था। अकबर ने शीघ्र ही जो हुसैन कुली खान, जो नागौर के उस समय जो शाही सेना के प्रमुख थे या ठिकानेदार थे, उनके नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर पर अधिकार करने के लिए भेजी, जिसने मई 1564 ईस्वी में जोधपुर के किले पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। तो मारवाड़ का राजा चंद्रसेन ने जोधपुर से भागकर कहाँ जाना पड़ा, इसे भादराजून जाना पड़ा। यानी ये क्या करना पड़ा, इससे जो जोधपुर है वो छोड़ना पड़ा था। तो इस तरीके से ये इसकी पहली पराजय थी और इसके बाद जोधपुर इनके हाथ में नहीं आएगा। तो अब जो नेक्स्ट राजधानी इनकी होगी चंद्रसेन की, वो भादराजून हो जाएगी। 1576 में अकबर द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में चंद्रसेन गया था और किस लिए गया था, वो अपनी जो राज्य वो वापस प्राप्त करने के लिए गया था और न कि वो उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए गया। और जब वहाँ वो गया तो उसने क्या देखता है, वहाँ अकबर के व्यवहार और अपने प्रतिस्पर्धी उदय सिंह को देखकर नागौर छोड़कर वहाँ से वापस चला आया था। और जब वहाँ गया तो अकबर ने उसका सही सत्कार नहीं किया था, उतना सम्मान नहीं दिया था। और जब अकबर के साथ अपने भाई उदय सिंह और राम को देखा तब वो ताड़ गया कि यहाँ अपना कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वो अपने पुत्र को छोड़ करके अकबर को बिना बताए ही वो दरबार छोड़कर वापस चला गया। जब इस दरबार छोड़ने का पता अकबर को चला तो उसने बीकानेर के राय सिंह को क्या कर दिया, जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया और राव चंद्रसेन को दबाने के लिए अकबर ने अपनी सेना कहाँ भेज दी, भादराजून। अब जो चंद्रसेन के विरुद्ध भादराजून में जो फरवरी 1571 ईस्वी के अंदर जो आक्रमण हुआ था और उसी आक्रमण के अंदर क्या हुआ था, इसकी पराजय हुई और वहाँ से भी इसको छोड़ करके वापस सिवाना की तरफ जाना पड़ा था। तो भादराजून से चंद्रसेन अपने भतीजे कला, जो चंद्रसेन के भाई राम का पुत्र था, के पास में सोजत पहुँच गया। यहाँ पर भी उसका पीछा करते हुए मुगल सेना आई और राव चंद्रसेन ने वहाँ से सिवाना यानी बाड़मेर पहुँचे। यानी सब जगह मुगल सेना इसका निरंतर पीछा करती रही और यहाँ पर जो सेना भेजी गई थी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति थे, जैसे शाह कुली खां था, इसके अलावा जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया, बीकानेर का राय सिंह, ये सभी यहाँ पर इसके विरुद्ध अभियान के अंतर्गत चले आए थे। सिवाना से चंद्रसेन सारण के पहाड़ों, जो पाली के पास है, सारण के पहाड़ों में वह सचिया नामक स्थान पर पहुंच गया था। यानी यहाँ से जो प्रताप ने खूब सारा पीछा किया, अपने चंद्रसेन ने मुगल सेना का छापामार युद्ध प्रदर्शित से पीछा किया था। इसमें उसे काफ़ी सफलता भी प्राप्त हुई थी और इस कारण जब बाद में इस शाह कुली खां आदि को अकबर से दूसरी बड़ी सेना भेजने की भी प्रार्थना की और जब बड़ी सेना आई तब क्या हुआ, ये चंद्रसेन अपने पहाड़ों के अंदर चला गया था और यहाँ नितांत असफल रही थी मुगल सेना। इस कारण में जैसे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में मान सिंह और आसफ खां की अकबर ने डोडी बंद कर दी थी, वैसे इस युद्ध के बाद में भी मुगल जो सेनानायक थे या मुगल अमीर थे उनको अकबर ने कड़ी फटकार लगाई थी। और इसके बाद में उन्होंने 1575 में जलाल खां के नेतृत्व में भी सेना भेजी। हालांकि जब छुपके से यानी गुरिल्ला युद्ध पद्धति से चंद्रसेन ने इसके पास आक्रमण करके इस जलाल खां को मार डाला था और इसके बाद में अकबर की प्रतिष्ठा को बहुत ही धक्का मिला। बाद में शाहबाज खां को भेजा गया। ये अकबर का बहुत ही महत्वपूर्ण सेनानायक, जहां सब कुछ जब और सेनानायक असफल हो जाते थे वह शाहबाज खां को भेजा जाता था और इसी कारण 1575 में शाहबाज खां का क्या हो गया, सिवाना पर अधिकार हो गया। और इसी अधिकार के बाद में जो सिवाना से चंद्रसेन को जो सारण के पहाड़ी क्षेत्र के अंदर इसको जाना पड़ा था और इसी पहाड़ी क्षेत्र के अंदर फिर बाद में इसके सैनिकों ने इसके क्या कर दिया था, साथ में विश्वासघात कर दिया था। यानी जो चंद्रसेन का एक जो सामंत था वेरसल, उस वेरसल ने भोजन के अंदर विश्वासघात करके इनको जहर दे दिया था चंद्रसेन को। इसी कारण इनकी 11 जनवरी
1581 इसको वहीं इसका क्या हो गया था, सचियार में इसका देहांत हो गया था। और वहीं पर जो चंद्रसेन है उसकी क्या बनी हुई, एक समाधि बनी हुई है। और राव चंद्रसेन को विस्मृत नायक, भूला बिसरा राजा आदि नाम से। अब विस्मृत क्यों, विस्मृत यानी भुला देना, इतिहास के अंदर इसकी प्रतिष्ठा को भुला दिया गया, इस कारण इसको विस्मृत नायक या भूला बिसरा राजा ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मेवाड़ का जो मारवाड़ का शासन है, इसके बाद इसके भाई जो उदय सिंह और उनके वंशजों के अंदर हाथ में आ गया था। इन कारण उनके और उनके बाद जितने भी इतिहास लेखक हुए, उन्होंने इस चंद्रसेन के जो व्यक्तित्व, उस व्यक्तित्व और उनके कार्यों को भुला दिया था। बाकी उसने बहुत सारे कार्य, महत्वपूर्ण कार्य किए थे और काफ़ी समय इसको अपना राज्य छोड़कर भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही आदि क्षेत्रों में भटकना पड़ा, जहाँ किसी ने भी इनको शरण प्रदान नहीं की थी। बाद में वहाँ से घूमते हुए अजमेर पर भी इन्होंने आक्रमण किया, जहाँ से भी अकबर के जो क्षेत्र, सोजत आदि वाले क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार भी किया था। और अधिकार करने के बाद ही सारण के क्षेत्र में गए थे। और अंतिम अभियान के रूप में अकबर ने जो 1580 में पायदा मोहम्मद खां को इसके विरुद्ध भेजा था, और यहीं से बाद में इनको क्या किया था, जो जहर दिया गया था, और जहर देने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण शासक ये था, जो राजस्थान का जो प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक। आप इस बात को नोट करें, आपसे क्वेश्चन आए कि राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक कौन था, तो वो आप हमेशा अधिकतर उसको टिक करते हैं महाराणा प्रताप, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं था, वो थे राव चंद्रसेन। जिस समय उनके भाई शाही सत्ता का सुख भोग रहे थे, ये अपने रत्न आभूषण बेचकर अपना गुजारा चला रहे थे और संघर्ष का रास्ता चुना। अगर ये चाहते तो ये भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर सकते थे, लेकिन वो राज्य अंगीकार नहीं किया। जोधपुर राज्य छोड़ करके भी रात दिन पहाड़ों के अंदर प्रताप के जैसे ही घूमे और मुगल सेना से लड़कर रहना ही इन्होंने स्वीकार किया, और कभी भी मुगल सेना की अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की थी। और जो मैंने पहले बताया था कि प्रताप का अग्रगामी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो संघर्ष की शुरुआत राव चंद्रसेन ने की, उसी राह पर चल कर के आगे महाराणा प्रताप ने बड़ा नाम कमाया था। और मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद प्रताप ने ही जो स्वतंत्र प्रवृत्ति को अपनाया था और इसी तरीके से जो प्रसिद्धि प्राप्त की थी। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो थे बीकानेर के राय सिंह, जिनका काल है 1574 से 1612। तो राय सिंह कल्याणमल राठौड़ के क्या थे, बड़े पुत्र थे। हालांकि इनका जो समय ये प्रारंभ से ही, छोटी उम्र से ही क्या थे, अकबर की सेवा में ही थे, यानी मुगल अधीनता के अंदर मुगल साम्राज्य की जो प्रचार है उनमें उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, यानी अपना रक्त और पसीना खपाया था। इनका जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ और 1570 ईस्वी में लगे नागौर दरबार में अकबर की शाही सेना में उपस्थित हो गया, और वहां पर क्या हुआ, शीघ्र ही अकबर का क्या हो गया, विश्वास पात्र बन गया था। देखो, जिस समय चंद्रसेन आदि संघर्ष कर रहे थे, प्रताप आदि, उस समय जैसे राय सिंह है बीकानेर के और मान सिंह जो आमेर के थे, ये सभी मिल करके राजपूत संघर्ष करते तो मुगलों की उतनी स्थिति नहीं होती और ये मिल करके मुगलों को बाहर से बाहर खदेड़ सकते थे, लेकिन राजपूत कभी भी एक नहीं हुए, और यही भारत के जो दुर्व्यवस्था थी या दुर्दिन थे उसके कारण रहे थे। तो अकबर ने राय सिंह को सर्वप्रथम 1572 ईस्वी के अंदर जो जोधपुर का क्या किया, अधिकारी बनाया था, जो पूर्व में हम चंद्रसेन के पार्ट में भी पढ़ चुके। और राय सिंह के पिता कल्याणमल की 25 सितंबर 1574 को मृत्यु के बाद राय सिंह को क्या बनाया गया, बीकानेर का शासक बनाया गया। और राय सिंह जब जोधपुर की व्यवस्था संभाल रहा था, तभी इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था, और राय सिंह ने कठोली नामक स्थान पर उसका क्या किया था, दमन, यानी जो निरंतर मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करने में इन्होंने अपना योगदान दिया था। इसके अलावा सिरोही के जो देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा के मध्य अनबन हो गई थी, तब राय सिंह ने अकबर के आदेश पर सिरोही पर आक्रमण करके बीजा को राज्य से बाहर खदेड़ दिया था। आधा राज्य मुगल राज्य के अधीन कर दिया था, और इसी बात से नाराज हो गए थे कौन, ये जो देवड़ा सुल्तान, ये भी नाराज हो गए थे। और महाराणा प्रताप का इन्होंने क्या कर दिया था, नाराज होकर के ये महाराणा प्रताप के साथ में गए थे, हालांकि इनमें गठजोड़ नहीं हो पाया था। तो जो आधा राज्य था महाराणा प्रताप का, जो सौतेला भाई जगमाल को दे दिया था, जो अकबर के शरणों के अंदर गया था। तो इसी कारण सुल्तान ने क्या किया था, मुगलों पर आक्रमण कर दिया था, और दोनों सेनाओं के मध्य 1583 में दत्तानी नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ था।
और इस दत्तानी के युद्ध में क्या हुई थी, जगमाल की मृत्यु हुई थी। तो इस तरीके से जगमाल की मृत्यु प्राप्त हो जाने के बाद काफ़ी कुछ, हालांकि मेवाड़ की जो प्रताप के लिए समस्या तो चलती रही थी, लेकिन अकबर ने क्या किया था, इसको दत्तानी की जो जागीर दे करके मेवाड़ के लिए यानी उसकी सीमा पर खतरा उत्पन्न किया था। लेकिन वो खतरा यहाँ राव जो सुल्तान थे, देवड़ा सुल्तान, उन्होंने समाप्त कर दिया था और सुल्तान ने सिरोही पर वापस अपना अधिकार कर लिया था। और अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर 1593 में उसे जूनागढ़ का प्रदेश, जो गुजरात के अंदर स्थित है, वहाँ का प्रदेश दिया। उसने 1604 ईस्वी में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर और राय की उपाधि भी, ये सारी की सारी उनकी सेवाओं से खुश होकर के प्रदान की थी। राय सिंह ने 1589 से 94 ईस्वी के मध्य अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़, जो जूनागढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध किला, जो वर्तमान में भी आप उसी सदी के अंदर है, और वहाँ पर जो जूनागढ़ प्रशस्ति, उस प्रशस्ति लगवाई थी, जिससे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा राय सिंह एक अच्छा साहित्यकार भी था। उसने कुछ ग्रंथ भी लिखे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे राय सिंह महोत्सव है, वेदक वंशावली है, ज्योतिष रत्नमाला है, आदि ज्योतिष ग्रंथों की जो भाषा पर बाल बोधिनी नामक एक टीका भी लिखी थी। इसके अलावा करमचंद्र वंशोत्कृष्ट काव्य में भी, ग्रंथ में भी जो राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि प्रदान की गई थी। तो राय सिंह के जो शासन काल में बीकानेर में क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। राय सिंह ने जगह जगह सदावर्त, लोगों के लिए सदावर्त आदि खोले और पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। इस तरीके से लोगों के लिए काफ़ी हितकारी कार्य किए। जो मुगलों से इसने अपने संबंध रखे थे, उस संबंध के कारण राज्य की काफ़ी उन्नति भी हुई तो राज्य विकसित भी हुआ था। जो बीकानेरी चित्रकला, उसकी शुरुआत भी राय सिंह के काल में ही हुई थी। राय सिंह की मृत्यु दक्षिण भारत के एक स्थान पर हुई थी, स्थान पर बुरहानपुर में 21 जनवरी 1612। यानी देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे राय सिंह इस समय, जो अकबर की सेना के अंदर, अकबर की हर विजयों के अंदर साथ में रहे। थोड़ा इसको देख लेते, फिर आगे उसके बारे में बात करते हैं। तो राय सिंह ने दक्षिण भारत में एक स्थान पर रेगिस्तान के फोग नामक झाड़ी को देखकर उससे लिपट गया और कहा कि तू से संदेशी रूखड़ा, मैं परदेसी लोग महाने अकबर तेड़िया, तू क्यों आयो फोग। अर्थात तू तो देसी पौधा है, मैं तो परदेसी लोग, परदेसी मतलब वहाँ के दक्षिण के निवासी नहीं थे, मुझे तो अकबर ने यहाँ जबरदस्ती तेड़िया मतलब जबरदस्ती भेजा, पर हे फोग जो इस मारवाड़ अंचल में विशेष होती है, तू यहाँ पर कैसा है। तो इससे इसकी जो राज्य भक्ति है उसके बारे में भी दृष्टिगत होता है, और साथ में जो लाचारी होती है वो भी दृष्टिगत होती है। तो इससे सिद्ध होता है कि वो अपने देश से बहुत ही अच्छा स्नेह करता था। तो इस तरीके से हमने इसमें देखा कि इसने अकबर के जो विभिन्न विजय अभियान है उसके अंदर बात की थी इसने, जिसमें अपना सहयोग दिया था, अपना रक्त और पसीना बहाया था। चाहे वो जो उत्तर में कश्मीर की विद्रोह विजय की बात हो, या दक्षिण भारत की जो विजय अभियान की बात हो, चाहे गुजरात विजय की बात हो, या जोधपुर पर जो अधिकार करना, या सिरोही के जो सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध जाना हो, या जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुए विद्रोह को दबाने की बात हो, सभी प्रकार के अकबर के अभियानों में राय सिंह का महत्वपूर्ण योगदान था। राय सिंह ने अकबर के साथ साथ में जहांगीर की भी सेवा की थी, यानी 2 मुगल बादशाहों की सेवा काल के अंदर ये रहा था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो शासक है सवाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय, जिसका काल है 1699 से 1743 ईस्वी। इनको शुरू करने से पहले थोड़ा इनके बारे में देखते हैं, कुछ बेसिक जानकारी अब इसके प्रीवियस की। तो देखो इस समय मुगल साम्राज्य जो डूब रहा था, तो डूबते साम्राज्य के सूरज के जो अंतिम किरणों से देश की राजनीति के अंदर जो अंधकार का बादल फैल रहा था, तो उसे टालने का जो वो असफल प्रयास हो रहा था, और औरंगजेब के विरुद्ध इस समय देश के अंदर मराठों को सफलताएं प्राप्त हो रही थी, और इसी कारण मराठों की ये उमंगें देश के ऊपर आधिपत्य जमाने के लिए आंदोलित हो रही थी, यानी वो सपने दिखाई दे रहे थे। और इसी समय जो परिस्थिति जो दिल्ली के दरबार में सैयद बंधु, जो कि इस मुगल दीवार या इसमें मुगलों का जो छिपा हुआ खजाना उसे प्राप्त करने के लिए अपना क्या करते थे, प्रभाव बढ़ा रहे थे। और इसी समय जाट भी अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, और जाट निरंतर जो है वो अपनी ललकारों से उस समय भारतीय वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। इधर सिख भी स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे, और सतनामियों की ललकार भी इस समय जारी थी। और राजपूत
अडिग नीचे से सारे भारत में क्या करे थे, हाहाकार और कोलाहल का वातावरण इस समय निरंतर कर दिया था। और इसी समय जो एक भारत की जीर्ण शीर्ण अवस्था थी और मुगल दरबार की जो दरबारियों की स्वार्थपूर्ण नीति थी, उसमें एक ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी जो इन सभी धमा चौकड़ियों के बीच में अपना अस्तित्व बनाए रख सके और साहस, दूरदर्शी और कूटनीतिपूर्ण नीति से अपना साम्राज्य विस्तार कर सके। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो सवाई जय सिंह हैं उनका है जो जन्म हुआ था। तो जय सिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 को हुआ। जय सिंह द्वितीय के पिता का नाम क्या था, बिशन सिंह, जो उस समय जयपुर या आमेर के शासक थे। शुरू में इनका नाम विजय सिंह था और इनके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। ये है सवाई जय सिंह, आप देख लो, ये इनका आकृति है। तो औरंगजेब ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर के इनका नाम क्या रख दिया, जय सिंह, और इनके छोटे भाई का नाम विजय सिंह, यानी जो नाम है उसका नाम बदल दिया था। अब देखो यहाँ होता क्या है कि जब ये छोटे ही थे, 8 वर्ष की उम्र के थे, तभी इन्हें मुगल सेवा के अंदर भेज दिया गया। और प्रारंभ से बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के ये व्यक्तित्व थे और प्रारंभ से हर क्षेत्र के अंदर ये आगे थे। शिक्षा, दीक्षा, गणित आदि के क्षेत्र में भी ये बहुत ही कुशाग्र थे और इन्हें प्यार से छोटा साहिब सी या श्री चिमना जी के नाम से इन्हें पुकारा जाता था। और जब 8 वर्ष की उम्र में ही इन्हें मुगल दरबार के अंदर पूछा गया, तो जब इस छोटे से बालक को बादशाह ने अपने सामने देख करके इनके दोनों हाथ पकड़कर इन्हें पूछा, अब तू क्या कर सकता है। दोनों हाथ पकड़ करके जब बादशाह ने पूछा, यानी औरंगजेब ने पूछा कि अब तू क्या कर सकता है, तो जय सिंह ने उत्तर दिया, जब पुरुष स्त्री का हाथ थामता है तो उसे उम्र भर निभाता है। आपने तो मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, इसलिए मैं तो सबसे बढ़कर हो गया। तो इस तरीके की जो बादशाह बात सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ और इससे कहा कि तुम बहुत होशियार होगा, और इसका नाम बदल जो बढ़ा कर सवाई जय सिंह रख दिया। यानी इससे पहले जो जय सिंह प्रथम थे उनकी उपाधि थी मिर्ज़ा राजा, तो यानी मिर्ज़ा राजा से इनकी होशियारी ज़्यादा देखकर इनका नाम बदल करके सवाई जय सिंह रख दिया था। 1699 में सवाई जय सिंह के पिता बिशन सिंह की क्या होगी, मृत्यु। और सवाई जय सिंह 19 दिसंबर 1699 ईस्वी को क्या बैठे, गद्दी पर बैठे, यानी आमेर के शासक। तो इस तरीके से छोटी उम्र में ही इनको शासन करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। फरवरी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब के पुत्रों के बीच में जो उत्तराधिकार है उसके लिए लेकर के युद्ध प्रारंभ हो गया। औरंगजेब के कुल 4 पुत्र थे, जिसमें मोजम, आजम, कामबख्श और अकबर थे। जिसमें से देखो अकबर तो प्रारंभ के अंदर भी हमने देखा, जिसको दुर्गादास के साथ में मिलकर के अपने पिता के प्रति विद्रोह कर दिया था और बाद में ये कहाँ पर चले गए थे, फारस चले गए थे। यहाँ ये पारस नहीं है, ये फारस है, यानी अकबर भारत को छोड़ करके कहाँ चले गए थे, फारस चले गए थे। दूसरा जो थे एक कामबख्श, तो कामबख्श को राजा बनने की कोई इच्छा नहीं थी, तो वो अपने मस्ती में ही रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नहीं। दूसरे 2 बच गए, मोजम और आजम। दोनों के मध्य 1707 ईस्वी में जाजू के मैदान उत्तर प्रदेश के अंदर युद्ध हुआ। तो इस युद्ध के अंदर सवाई जय सिंह ने इस युद्ध में भाग लेते हुए आजम का साथ दिया, जबकि मोजम ने सवाई जय सिंह के भाई विजय सिंह को अपनी ओर, यानी जब इनके बीच में संघर्ष हुआ, यानी औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तब मोजम काबुल के अंदर था और वहीं से विजय सिंह इसके निरंतर साथ था। तो इस युद्ध के अंदर क्या हुआ, युद्ध के दौरान जब आजम का पलड़ा कमज़ोर होने लगा और मोजम का पलड़ा भारी लगने लगा, तो उसी समय जो सवाई जय सिंह है इन्होंने अपना पाला बदल करके मोजम के पक्ष में हो गए थे। हालांकि इसके बाद इसका कोई लाभ नहीं मिला और जीतने के बाद मोजम ने सर्वप्रथम अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा और विजय सिंह को आमेर का शासक बना लिया और आमेर का राज्य वो सवाई जय सिंह से छीन लिया और आमेर का नाम बदलकर पहले इस्लामाबाद रखा और बाद में इसका नाम मोमिनाबाद कर दिया, यानी इसे खालसा घोषित कर दिया गया। और इसके लिए आरोप लगाया गया कि आपने किसका साथ दिया था, आजम का साथ दिया था। तो इस तरीके का बहाना डाल करके इनसे राज्य ले लिया गया। तो आमेर के शासक सवाई जय सिंह और मारवाड़ के शासक
अजीत सिंह को बहादुर शाह ने, हालांकि बाद में जाकर के इनमें सुलह भी होती है और इनको सूबेदार भी नियुक्त किया जाता है और इनके साथ अपने साथ दक्षिण अभियान को चलने को भी कहते हैं। लेकिन दक्षिण अभियान पर जाते हुए ये बीच रास्ते से वापस लौट आते और मेवाड़ के महाराणा के साथ आकर के संधि करते। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने बार बार, अजीत सिंह को मारवाड़ का राज्य चाहिए था जबकि सवाई जय सिंह को आमेर यानी जयपुर का राज्य। तो दोनों ने बार बार मांग करने के बावजूद भी और निरंतर शाही सेना का साथ देने के बावजूद भी इनकी बात नहीं मानी। तब जाकर के अमर सिंह द्वितीय ये मेवाड़ के शासक है, इनके और अजीत सिंह मारवाड़ और सवाई जय सिंह ये आमेर के, इनके बीच में एक समझौता हुआ था, देबारी समझौता, जिसके अंतर्गत जो अमर सिंह की पुत्री थी चंद्रकुरी, उसका विवाह सवाई जय सिंह के साथ में किया गया और इस विवाह की शर्त ये रखी गई कि मेरी पुत्री से इसको क्या बनाना पड़ेगा, चंद्रकुरी को पटरानी बनाना पड़ेगा और इसका जो पुत्र उत्पन्न होगा वो आमेर का आगामी क्या होगा, राजा होगा और इससे जो भी पुत्री होगी उसका विवाह आप मुसलमानों के साथ नहीं करोगे। इस शर्त के साथ में ये समझौता हुआ और जिसके अंदर मेवाड़ के महाराणा थे अमर सिंह द्वितीय, ये मारवाड़ यानी अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनने और सवाई जय सिंह को जयपुर का शासक बनने में सहायता देंगे। तो यही समझौता इसके नाम से जाना गया था। अमर सिंह द्वितीय आमेर के सवाई जय सिंह व मारवाड़ के अजीत सिंह को इस समझौते के बाद में सहायता देने को क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे। और इसका पता जब बहादुर शाह प्रथम को चला तो वो बहुत ही नाराज़ हुआ, इन तीनों से नाराज़ हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद में क्या कर दिया, दोनों को माफ़ भी कर दिया। पहले इससे नाराज़ हुआ और इसके लिए जब संघर्ष चल रहा था तो दोनों में फूट डालने का भी कार्य किया। जैसे जोधपुर को लेकर के जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के समय ही इस बहादुर शाह प्रथम ने एक राजनीति खेलते हुए यानी कूटनीति से सवाई जय सिंह को अलग करने के लिए एकमात्र दिखावे के लिए इसे जयपुर का राज्य इसे वापस लौटा दिया था, लेकिन ये सिर्फ उनका एक बहाना मात्र था और बाद में चल करके दोनों को अपना राज्य प्राप्त हो गया और बाद में दोनों को बहादुर शाह प्रथम ने माफ़ भी कर दिया और दोनों को जो रियासतें हैं वो रियासतें भी वापस दे दी गई। तो इस तरीके से जो इनके बीच में संघर्ष चला था, उस संघर्ष का इस देबारी समझौते के बाद काफ़ी महत्वपूर्ण हाथ आया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बाद में हम देखेंगे जो भरतपुर रियासत में चूड़ामन ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। चूड़ामन कौन था, जाट, और रंगीला ने उसे दबाने के लिए 1722 इसमें किसको भेजा, रंगीला कौन है, ये मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। तो जय सिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी ओर मिलाकर चूड़ामन को क्या कर दिया, भरतपुर से खदेड़ दिया और जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की, कौन है, जाट नेता ये उपाधि दी और डिंग की क्या दी, जागीर दी। तो इस तरीके से जय सिंह के प्रयासों से इनके बीच में क्या हो गई थी, एक संधि हो गई थी और इस संधि के बाद भी फिर चूड़ामन के साथ चूड़ामन 30 लाख रुपए की भेंट देने को भी तैयार हो गया और बादशाह के दरबार में जाने को भी राजी हो गया था। और इसके बाद लौटने पर जय सिंह का बादशाह ने बहुत ही ज़्यादा सम्मान किया था और जाटों के दमन से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह जो उस समय बादशाह था ने जय सिंह को राजराजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि से विभूषित किया था। तो इस तरीके से जो बहुत सारे मुगल बादशाहों की भी इसने सेवा की थी, सबसे ज़्यादा 7 बादशाहों की सेवा कर जो सवाई जय सिंह ने की थी। अब देखेंगे नेक्स्ट इसके, सवाई जय सिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गणना के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया और जय सिंह ने ज्योतिष विद्या पर आधारित एक जय सिंह कारिका भी लिखी थी। एक जो शुद्ध सारणी थी जिसे इन्होंने जीज मोहम्मद शाही नाम दिया था। अब थोड़ा इसमें आगे हम देखने के लिए वेधशाला से पहले एक चित्र देखना चाहेंगे जयपुर स्थित वेधशाला का। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ये है जयपुर स्थित वेधशाला का चित्र। सौर वेधशाला आप देख सकते हो सवाई जय सिंह द्वारा बनाई गई। जय सिंह ने भारत में ज्योतिष विद्या के अध्ययन करने के लिए 5 वेधशाला, जिसमें से ऊपर एक का हमने जो जयपुर में स्थित वेधशाला का जिसे जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में देखा। ये कहाँ कहाँ स्थित है, ये महत्वपूर्ण स्थल जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन।
जयपुर के जंतर मंतर में 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला और जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में इसे सम्मिलित कर लिया था। और जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? जयनगर था। 18 नवंबर 1727 ईस्वी में इस जयपुर शहर की क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। ये इस समय जो वास्तुकला की दृष्टि से या नक्शा बनाकर कहें या योजना बनाकर बसाया गया भारत का पहला शहर था। सवाई जयसिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कछवाहा वंश की राजधानी बनाई। ये भी महत्वपूर्ण है कि आमेर की जगह जयपुर को, और इसी के बाद से इसे जयपुर राजवंश के नाम से जाना जाता है। इससे पहले इसे कछवाहा राजवंश के नाम से, कछवाहा नहीं, आमेर वंश के नाम से जाना जाता है, या आमेर रियासत के नाम से इसे कहा जाता है। इसके बाद इसको जयपुर रियासत के नाम से कहने लगे। जयपुर की स्थापना से पूर्व इस स्थान पर एक शिकार होदी स्थित थी, और इसी होदी में सवाई जयसिंह ने बादल महल का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया था, जहाँ से फिर जो राज परिवार से संबंधित रानियाँ, स्त्रियाँ वगैरह होती थी, वो भी यहाँ पर शिकार किया करती थी या फिर शिकार के दृश्य को देखा करती थी। और जयपुर शहर के निर्माण की भी यहीं से शुरुआत की। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1740 में कई यज्ञ किए, यानी अंतिम हिंदू शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। ये करने वाले ब्राह्मणों के रहने के लिए सवाई जयसिंह ने जेल महलों का निर्माण करवाया, और 21 सितंबर 1743 में रक्त विकार से इनकी क्या हो गई? आमेर में मृत्यु। ये जल महल कहाँ पर है? जो मान सागर झील है उसके बीच में इनका निर्माण करवाया गया, और अंत में फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे अमर सिंह राठौड़ के बारे में। तो जोधपुर के महाराजा गजसिंह के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा ये है अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ जोधपुर। तो अमर सिंह, दूसरा जो जसवंत सिंह, वो तीसरा असल सिंह, यानी अमर सिंह क्या था? उसका पहला पुत्र सबसे बड़ा अमर सिंह था, दूसरा जसवंत सिंह था, तीसरा असल सिंह था, और जो तीसरा असल सिंह जो बचपन में क्या हो गया? मर गया था। अमर सिंह राठौड़ पराक्रमी और निडर था, यानी वो शुरुआत से ही अपनी योग्यता के बल पर उन्नत होता गया, और उसकी योग्यता का सभी लोग मानते थे, और अपने कार्यों के अंदर वो बहुत ही वीर था, और अपनी बात को बिना डर से वो कहता था। उसके इसी स्वभाव के कारण कई राजपूत युवक उसके पास जमा हो गए, यानी उसकी योग्यता से प्रभावित हो गए थे और उसके साथ हो गए थे। गज सिंह ने एक अनारा नामक, ये पासवान थी, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके बारे में अब पासवान के बहकावे में आकर के अमर सिंह को राजा, यानी जबकि वास्तविक उत्तराधिकारी कौन था? अमर सिंह, लेकिन इसके बहकावे, यानी क्योंकि ये निडर था, किसी भी बात को कहने से डरता नहीं था, बेझिझक सत्य को उच्चारण कर देता। इसी कारण एक बार इस अनारा बेगम को कुछ ऐसा ही कड़वा शब्द इसने कह दिया था। इसी कारण गुस्से के अंदर अनारा बेगम ने बदले की भावना से अमर सिंह को राज्याधिकार से क्या करवा दिया था? वंचित करवा दिया था। इसके बाद जसवंत सिंह को राज्याधिकार दिया गया था। अमर सिंह राठौड़ मुगल बादशाह की सेवा में जा पूछा, और जहां उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसे राव की उपाधि दी, यानी इस बात का लाभ इस शाहजहां ने उठाया, और शाहजहां ने इसको क्या किया? अमर सिंह को, उन्होंने देखा कि जोधपुर और बीकानेर के जो राठौड़ वंशों के दोनों के ऊपर कंट्रोल आसानी से रखा जा सकता, और उन दोनों के बीच में एक तुरुप के पत्ते की तरह इसका इस्तेमाल किया था। एक बार अमर सिंह राठौड़ 15 दिनों तक मुगल दरबार में क्या था? अनुपस्थित था, और बादशाह शाहजहां ने उससे इसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा, और अमर ने इस स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि मैं केवल शिकार के लिए गया था, अतः दरबार में नहीं आ सका, और जहाँ तक जुर्माने की बात है, मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है। तो देखो इस समय बात क्या हुई थी कि बहुत ही ये दोनों के बीच में प्रारंभ के अंदर जब इसने जो बीकानेर का जो परगना है इसको देकर के दोनों ही जो जोधपुर और बीकानेर जो रियासत है इन पर कंट्रोल रखने के लिए इसकी बहुत ही बुद्धिमती से शाहजहां ने एक कदम उठाया था, और निरंतर इस अमर सिंह राठौड़ का जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ों के साथ, ये खुद भी राठौड़ था और वहाँ इनके साथ में संघर्ष चलता रहा। लेकिन इसकी जो निर्भीकता और इसके निडर कार्य और वीरतापूर्ण कार्यों से शाहजहां बहुत ही प्रभावित थी। तो दरबार में एक इनके विरोधी जो गुट बन गया था, और वो गुट के प्रकार इन्हें वहाँ से दरबार से दूर करना चाहता था। तो स्वाभिमानी व्यक्ति था, तो वो अपने कार्यों के लिए ऐसे ही निकल जाता था। तो ऐसे ही शिकार करने के लिए गया और 15 दिन बिना सूचना के मुगल दरबार से अनुपस्थित रहे। इस कारण बादशाह
थे शाहजहाँ उसके कान दरबारियों ने भर लिए थे और उसमें से मुख्य ये था सलावत खां। तो जब उसका कारण वहाँ पूछा गया तो इसने कहा मैं केवल शिकार करने के लिए गया था, अतः दरबार में नहीं आ सका। जहाँ तक जुर्माना अदा करने की बात है तो मेरी तलवार ही क्या है, मेरी संपत्ति है, इसके अलावा मेरे पास कोई धन नहीं है। तो जुर्माने को वसूल करने के लिए बख्शी सलामत खां को उसके पास भेजा गया। जो इस गुट का मुख्य था उसको इसके पास भेजा गया। तो जो गर्विला व्यक्ति था अमर सिंह, उसने क्या किया, जुर्माना देने से इनकार कर दिया। अमर सिंह कहा कि मेरे पास कोई जुर्माना नहीं, मैं मेरी मर्जी का मालिक हूँ, मेरे को चाहूँगा वो करूँगा। इस तरीके से इनके बीच में बहस हो गई और इसने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। बादशाह ने अमर सिंह को तुरंत हाजिर होने का आदेश भिजवाया। तो आदेश अमर सिंह राठौड़ ने इस आदेश का पालन किया और दीवान खास में जो मुख्य रूप से शाहजहाँ का मुख्य निवास, जहाँ महत्वपूर्ण जो चर्चाएं होती थी वहाँ पर, जैसे दीवान आम में सभी प्रकार, लेकिन दीवान खास एक व्यवस्थित होता था जिसमें सिर्फ बादशाह के रहेंगे। वहाँ जाकर के बादशाह का क्या किया था, अभिवादन किया था। वहाँ पहुँचते ही दरबार में उपस्थित सलामत खान ने उसको क्या कहा, गंवार ढेर, ऐसे बहुत सारे अपशब्द इसको कहे और इसी बात से इसको क्या आ गया, गुस्सा। और ये शब्द अमर सिंह नहीं सुन सका और अमर सिंह ने सलावत खां पर आक्रमण करके उसके सीने में कटार घुसा दी थी। यानी उसने इसके साथ बहुत कुछ कहा राजपूतों के बारे में, उनकी तलवारें कुंदी थे, ऐसा खूब सारा भला बुरा कहा, जिसके कारण इसको क्या आ गया, गुस्सा आ गया। और इसके बाद अमर सिंह ने बादशाह शाहजहाँ पर भी क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। लेकिन किसी तरीके से बादशाह वहाँ से बचकर जो जनाना महल होता उस महल के अंदर भाग गया। यानी जनाना महल के अंदर जहाँ केवल स्त्रियाँ रहती है, वहाँ दिन के अंदर पुरुष नहीं जाता, लेकिन ये अपनी जान बचाने के लिए वहीं घुस गया। और इस वीर ने फिर बहुत सारा अंदर तूफान मचा दिया और मुगल सैनिक भी घबराकर भाग गए थे। तो इसी तरीके से दिल्ली के अंदर इनका काफ़ी दिनों तक तांडव रहा था, लेकिन उसी समय मुगल इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे थे। तो एक दिन अमर सिंह का जो साला था अर्जुन गौड़, उसने इनाम के लालच में आकर धोखे से अमर सिंह पर आक्रमण करके उससे क्या कर दिया था, मार दिया था। जो ये गौड़ वही है जिसके बारे में हमने पहले भी देखा था, अभी राव सेका के समय कहा था, तो वही गौड़ है उसी वंश से। तो उन्होंने इस पर आक्रमण करके क्या मार दिया। यानी वो कहा जाता है कि हमारी किस्ती तो वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। यानी ये दुश्मनों के हाथों नहीं मारा गया था, जबकि इसके अपनों ने इसे धोखे के द्वारा इसे मार दिया था। क्यों? क्योंकि इस अर्जुन गौड़ को ये लालच आ गया था कि ऐसा कार्य करूँगा तो मुझसे बादशाह खुश हो जाएगा और मुझे इनाम देगा। इनाम के लालच में आकर के इसने अपने जीजा जी की हत्या कर दी। ये सुनकर के अमर सिंह के सरदार और सैनिकों के खून में उबाल आ गया। उन्होंने उसी समय दिल्ली जाकर शाहजहाँ के निवास स्थान लाल किले में बुखारा द्वार से प्रवेश किया। कौन से द्वार से प्रवेश किया? इससे पहले भी जब अमर सिंह ने जो महल के अंदर था तो वहाँ इसको घेरने का प्रयास किया था, तो वहाँ भी ये दीवार को फांद करके कूद गया था। वो यही था, किले की दीवार को फांद करके भी वहाँ घोड़े सहित बाहर आ गया था। तो अब देखो, यहाँ बुखारा द्वार से जब इन्होंने प्रवेश किया तो राठौड़ों की संख्या मुगलों की संख्या के सामने नाम मात्र की थी, यानी कम ही थी। इसलिए सभी राठौड़ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और लाल किले के बुखारा द्वार को उसी दिन से ईंटों से बंद करवा दिया। और इस द्वार को अब वर्तमान में अमर सिंह फाटक के नाम से प्रसिद्ध है। और ये फाटक अनेक वर्षों तक बंद हुआ और 1809 में जॉर्ज स्टील नामक एक अंग्रेज अफसर के आदेश से खोला गया। तो इस तरीके से अमर सिंह राठौड़ बहुत ही प्रसिद्ध हुए। और जो मतीरे की राड़ नामक लड़ाई भी बीकानेर और अमर सिंह राठौड़ के मध्य लड़ी गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई थी। सिर्फ एक मतीरे के लिए, जिसका बेल दूसरे के क्षेत्र में चली गई और उसके उस क्षेत्र में एक मतीरा लग गया था। तो इस तरीके से कहने का मतलब है वीर और साहसी ये व्यक्ति था। और इसी के साथ इसका एक अंत है, वो धोखाधड़ी के द्वारा पूर्ण हुआ था। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट करके। धन्यवाद।